बिलियनेयर वियर्ड डिजायर एपिसोड 1 to 10 1 एक रात मुंबई इंडिया रात का वक्त। ये क्या हो रहा है? आई कांट हैंडल माई सेल्फ। एक लड़की एक बड़े से होटल के कॉरिडोर में चली जा रही थी। उसने रेड कलर का बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो खूबसूरत तो बहुत लग रही थी, पर उसकी आंखें एमरल्ड ग्रीन हल्की लाल थीं। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। एक जगह पर आते ही उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो खुद से बोली, रिद्धिमा राणा, संभालो खुद को प्लीज। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलते हुए रिद्धिमा ने अपने सर पर हाथ रखा। उसका एक हाथ दीवार पर था। वो अपनी धुंधली आंखों से चारों तरफ देख रही थी कि अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए। रिद्धिमा पीछे की ओर को गिरने को हुई कि पीछे से किसी ने उसे संभाल लिया। रिद्धिमा धीरे से बोली, कौन है? तभी कोई उसके कान में बोला, बस रिलैक्स। ये सुनते ही ना चाहते हुए भी रिद्धिमा की आंखें बंद होने लगी थीं। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, तभी वो इंसान जिसने अभी तक उसे संभाला हुआ था, उसने रिद्धिमा को अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धिमा की आंखें अभी भी बंद थीं और वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। करीब 1 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। वो एक कमरे में थी। उसे कुछ भी अच्छे से नजर नहीं आ रहा था, पर कमरे का अंदाजा लग चुका था। वो जैसे ही उठने को हुई, तभी किसी ने उसे वापस बेड पर लिटाया और उसके कान में बोला, लूज योरसेल्फ, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, आई एम विद यू। बस खुद को ढीला छोड़ दो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं प्लीज। बोलते हुए उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, तभी उस इंसान ने उसकी कलाइयों को पकड़कर बेड से लगाया और उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। रिद्धिमा उस इंसान के गर्म सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर सकती थी, पर उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थीं। उसकी आंखें भरी होती चली जा रही थीं और उसके बदन की गर्मी बढ़ती जा रही थी। रिद्धिमा की आंखों के कोनों से कुछ आंसू बहकर उसके बालों में ही छुप गए, पर क्या उस इंसान को फर्क पड़ रहा था? शायद नहीं। उसने रिद्धिमा को अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। रिद्धिमा अपने पूरे शरीर पर उस इंसान के हाथ महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे वो अपने पूरे होश होने लगी। उसे नहीं पता चला कि कब वो अपने होश खोकर उसे दुनिया में पहुंच गई और वो कर बैठी जो वो करना ही नहीं चाहती थी। अगली सुबह धीरे धीरे रिद्धिमा की आंखें खुलीं। कुछ पल छत की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वो जिस कमरे में थी वो शायद कोई गेस्ट रूम था, क्योंकि वहां पर कोई ज्यादा सामान नहीं था। रिद्धिमा जैसे ही उठने को हुई, उसे अपने शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो वापस बेड पर लेटकर बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलते हुए उसने ब्लैंकेट के अंदर ही अपने पेट पर हाथ रख लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसे कल रात की कुछ धुंधली यादें आने लगीं। उसका एप्पल जूस पीना, उसके बाद उसका सर घूमना, फिर किसी का उसके पास आना और कुछ धुंधली यादें बेड की। वो किस, वो सारी चीजें, ये सब याद आते ही रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें जाकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थीं, आंसुओं की वजह से। रिद्धिमा घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ प्लीज, ऐसा नहीं। बोलते हुए उसने ब्लैंकेट के अंदर खुद को देखा और बस इसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। रिद्धिमा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे, किसने उसके साथ ये सब किया। सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर जा रहा था कि तभी उसे कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। रिद्धिमा ने एकदम से उस औरत को देखा जिसने एक वाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर का स्कर्ट पहना हुआ था। वो एक मैप की यूनिफॉर्म लग रही थी और उसके हाथ में एक ट्रे थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, कौन हो तुम? वो औरत रिद्धिमा को देखकर बोली, मैम, मैं संजना हूँ। ये आपकी दवाई है, प्लीज आप ये दोनों मेडिसिन ले लीजिए। बोलकर उसने ट्रे वहीं नाइट स्टैंड पर रख दिया। रिद्धिमा ने कंफ्यूजन से कुछ पल संजना को देखा और फिर उसकी नज़र उस ट्रे पर गई। वो कंफ्यूजन से बोली, कौन सी मेडिसिन? मैं यहाँ पर हूँ क्यों और ये कौन सी मेडिसिन देना चाहती हो तुम मुझे? संजना उसे देखकर बोली, मॉर्निंग आफ्टर पिल मैम। अगर आप इसे नहीं लेंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और मुझे पता है कि आप भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं चाहती होगी। आज तक यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई हैं सब मॉर्निंग आफ्टर पिल पर लिखती हैं और उन्हें देने का काम मेरा है। आप भी ले लीजिए और मैं आपका। रिद्धिमा बीच में बोली, नहीं, मैं भी ले लूं और क्या मतलब कि यहाँ पर जितनी भी आती हैं तुमने मुझे। संजना कुछ पल रुककर बोली, सबसे पहले आप मेडिसिन ले लीजिए
प्लीज, बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। रिद्धिमा कुछ सोचते हुए बोली, मॉर्निंग आफ्टर पिल, बोलकर उसने ट्रे में रखी मेडिसिन को देखा और फिर बिना कुछ बोले उसने जल्दी से वो मेडिसिन ले ली। वो बेवकूफ नहीं थी जो कोई भी चांस लेने का सोच ले। उसे पता नहीं था कि आखिर उसके साथ ये सब करने वाला कौन था, और प्रेगनेंसी ऐसा चांस वो कभी नहीं ले सकती थी। मेडिसिन लेने के बाद रिद्धिमा धीरे से बेड से उठी। उठते ही उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाते ही रिद्धिमा की नज़र सीधे मिरर में खुद पर गई और खुद को देखते ही उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। रिद्धिमा खुद से बोली, कंट्रोल, रिद्धिमा राणा, कंट्रोल, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, कंट्रोल, बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर शावर के नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसकी नज़र बेड पर रखे हुए एक पेपर बैग पर गई। उसने जल्दी से जाकर वो पेपर बैग खोला और उसमें उसी के साइज का एक ड्रेस था। रिद्धिमा ने बिना कुछ बोले वो ड्रेस पहन ली और वो तुरंत वहां से निकल गई। नीचे आते ही रिद्धिमा की नज़र सीधे संजना पर गई, जो कि कॉफी टेबल के पास खड़ी थी। संजना उसे देखकर बोली, मैम आपका फ़ोन, बोलकर उसने रिद्धिमा का फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। रिद्धिमा ने बिना कुछ बोले संजना के हाथ से अपना फ़ोन छीना। तभी उसकी नज़र कॉफी टेबल पर रखे हुए एक चेक पर गई। वो धीरे से बोली, ये क्या है? संजना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपका चेक, आप इसमें अपना अमाउंट भर दीजिए। रिद्धिमा बीच में बोली, 1 मिनट, अमाउंट, बोलकर उसने वो चेक उठाया। वो एक ब्लैंक चेक था जिस पर किसी के सिग्नेचर थे। रिद्धिमा की नज़र उस पूरे ब्लैंक चेक पर घूम रही थी। तभी उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें एक जगह पर ठहर गई, एक नाम पर, और वो नाम था आर्यांश जिंदल। ये देखते ही रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिमाग में कई सवाल खड़े होने लगे थे और उनके साथ उनके जवाब भी खड़े होने लगे थे। रिद्धिमा धीरे से बोली, आर्यांश जिंदल। संजना उसे देखकर बोली, यस मैम, आर्यांश जिंदल या फिर आज, जो भी बोले, हमारे बॉस और उसी ने तो आप यहाँ पर थीं। आप उनकी वरना स्टैंड है ना? ये सुनते ही रिद्धिमा हैरानी से बोली, देखा और फिर खुद से बोली, हाउ डेयर यू मिस्टर आर्यांश जिंदल, मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे, बोलकर उसने कुछ पल उसे चेक को देखा और फिर वो चेक लेकर वहां से निकल गई। उसे जगह से बाहर निकलते ही रिद्धिमा ने एक बार मुड़कर उस विला की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र विला के बाहर लगे नेम प्लेट पर गई जिस पर जिंदल विला लिखा हुआ था। उसे देखते ही रिद्धिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अब तक जो उसके चेहरे पर परेशानी थी, अब सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वो रोड तक पहुंची और उसने एक कैब बुक की। थोड़ी देर में कैब वहां पर आकर रुकी। रिद्धिमा सीधे कैब में बैठी और फिर ड्राइवर से बोली, आज पब्लिशिंग हाउस। उसका इतना कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं रिद्धिमा के नज़ारे वापस उस चेक पर गई और वो कुछ सोचने लगी। करीब 15 दिन पहले, रात का वक्त, रिद्धिमा राणा, एक 21 साल की लड़की जो कि मुंबई के सबसे बड़े स्ट्रिपर क्लब में वेट्रेस की जॉब करती थी। क्यों करती थी? वो उसकी मजबूरी थी, पर उसे इस काम की ज़रूरत भी थी। रिद्धिमा ने इस वक्त वेट्रेस वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो बार के पास खड़ी थी। उसकी नज़रें सामने की तरफ थीं, जहां पर कुछ स्ट्रिपर पोल डांस कर रही थी। उनके शरीर पर कपड़ों के नाम पर कुछ खास नहीं था। तभी मैनेजर वहां पर आकर बोला, रिद्धिमा, आज तुम्हारी ड्यूटी वीआईपी रूम में है, वहां पर ड्रिंक सर्व करनी है। रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, ओके, बोलकर उसने एक ट्रॉली ली और वो लेकर तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा एक वीआईपी रूम के बाहर थी। एक गहरी सांस लेकर वो तुरंत अंदर गई। अंदर आते ही रिद्धिमा ने फिर से एक गहरी सांस ली क्योंकि उसे वहां पर मौजूद लोगों की हवस भारी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। रिद्धिमा आगे बढ़ी और वो सबको ड्रिंक सर्व करने लगी। उसने एक बार नजर उठाकर सबकी तरफ देखा, पर सबका ध्यान बातों में ही था, उसकी तरफ कोई अच्छी नहीं रहा था। रिद्धिमा मन में बोली, हाउ इज दिस पॉसिबल? मुझे अभी भी फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें सोचते हुए वो ड्रिंक सर्व करते हुए सीधे एक कॉर्नर पर पहुंची जहां पर एक और आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा उसे डिम लाइट में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रिद्धिमा ने उसे ड्रिंक सर्व की और फिर वो बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत वहां से निकल गई। रिद्धिमा वहां से निकलते ही खुद से ही बोली, व्हाई द हेल एम आई फीलिंग सो वियर्ड? बोलते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तुरंत वहां से चली गई। रिद्धिमा कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी।
वहां लगभग अंधेरा था। रिद्धिमा कुछ सोचते हुए जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। चटू थप्पड़। मुंबई इंडिया, प्रेजेंट टाइम। हॉर्न बनने की आवाज सुन रिद्धिमा एकदम से होश में आया और उसने बाहर देखा। इस वक्त वो ट्रैफिक में थी और धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हो रहा था। वो मन में बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं उस इंसान को। ड्राइवर धीरे से बोला, ये मुंबई का ट्रैफिक। मैम, बस 15 मिनट और लगेंगे। रिद्धिमा धीरे से बोली, ओके। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर से उन्हें यादों में खो गई। 15 दिन पहले रिद्धिमा को किसी ने वही दीवार से लगा दिया था। इस वक्त वहां कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। रिद्धिमा हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगी, जिसका चेहरा उसे कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। वहां पर आसपास की येलो डिम लाइट जल रही थी, जिसमें उसे इंसान का चेहरा क्लियर नहीं था। बस रिद्धिमा को उसकी आंखें दिख रही थीं, चेस्टनट ब्राउन आंखें। रिद्धिमा कुछ कह पाती कि तभी उस इंसान ने एकदम से झुककर रिद्धिमा के बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन को हल्का सा स्निफ किया। रिद्धिमा हैरानी से बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? कौन तुम? बोलकर उसने उसे इंसान को धक्का देने की कोशिश की। तभी उसे इंसान ने रिद्धिमा की कलाइयों को पकड़कर दीवार से लगाया और उसके कान में बोला, आर्यांश जिंदल उर्फ आज इससे ज्यादा कुछ जानना चाहोगी तुम? रिद्धिमा उसकी आवाज सुन हल्का सा कांप गई। वो एकदम से खुद को संभाल कर बोली, नहीं जानना मुझे कुछ भी। कौन हो तुम? जस्ट लीव मी, आई डोंट नो यू। आर्यांश हल्का सा पीछे हटकर बोला, जान जाओगी जब मैं बताऊंगा, तब अच्छे से जान जाओगी। बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गया। अब जाकर रिद्धिमा ने उसका चेहरा एकदम साफ तरीके से देखा। ओलिव स्किन, चेस्टनट ब्राउन आंखें, हल्की हल्की बियर्ड के साथ उसकी शार्प जो लाइन। आर्यांश जिंदल दिखने में जितना ज्यादा हैंडसम था, उसके चेहरे के पीछे का नकाब उतना ही ज्यादा खतरनाक था। रिद्धिमा आर्यांश के चेहरे को चुपचाप देख रही थी। वही आर्यंस के नज़ारे रिद्धिमा की पूरी बॉडी को अपनी आंखों से ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे अपनी आंखों से ही चुरा था, उसे अपनी आंखों से ही अंडरस कर रहा था। रिद्धिमा एकदम से इधर उधर देखकर बोली, आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर जिंदल। आई डोंट नो यू। बोलकर वो जैसे ही जाने को हुई तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, कीमत। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा के कदम रुक गए और उसने मुड़कर हैरानी से आर्यांश की तरफ देखा, जो कि इस वक्त सामने दीवार की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रिद्धिमा धीरे से बोली, कीमत? कौन सी कीमत? उसका सवाल सुनते ही आर्यांश ने अपनी नजरें रिद्धिमा की तरफ की और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हारी कीमत। एक रात की कीमत बताओ अपनी और फिर रूम नंबर 401 में आ जाना। बोलकर वो उसके साइड से होकर आगे बढ़ने लगा। वही रिद्धिमा आर्यांश की बातों को अपने दिमाग में रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या। अभी उसके सामने एक इंसान जिसे वो जानती तकनीक जिसे उसने कभी देखा तक नहीं, उसे वन नाइट स्टैंड ऑफर करके चला गया। रिद्धिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, वेट अ मिनट मिस्टर जिंदल। उसके इतना कहते ही आर्यांश के कदम रुक गए। रिद्धिमा ने मुड़कर आर्यांश को देखा, जो कि उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। रिद्धिमा तेज आवाज में बोली, क्या लगता है आपको मैं कौन हूँ? आर्यांश बेफिक्री अंदाज में बोला, एक वेट्रेस जो यहाँ पर सेड्यूस करने का गेम खेलती है। यू वॉन्ट इट? एक से फिर ठीक है, बेवजह का ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक इट। उसकी बात सुन रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो एकदम से आर्यांश के सामने आकर बोली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मिस्टर आर्यांश जिंदल। आई एम रिद्धिमा राणा। ये नाम याद रखिए। न तो मुझे तुम्हारे वन नाइट स्टैंड में इंटरेस्ट है, न ही तुम्हारे किसी ऑफर में। और मैं यहाँ पर अपना काम करती हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई लड़की चाहिए न तुम्हें। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिप हैं, जाकर उन्हें ऑफर दो, वो एक्सेप्ट कर लेंगी। बोलते हुए वो आर्यांश की आंखों में देख रही थी। आर्यांश अगले ही पल रिद्धिमा के चेहरे पर झुका और रिद्धिमा जैसी पीछे होने को ही तभी आर्यांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। रिद्धिमा आर्यांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, तो वही आर्यांश उसे पर अपनी पकड़ और मजबूत किया जा रहा था। रिद्धिमा कुछ कह पाती, तभी आर्यांश धीमी सी आवाज में बोला, बहुत हिम्मत है न तुम में। आई डोंट लाइक इट। बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा मुझे। बोलकर उसने एकदम से रिद्धिमा को छोड़ा, फिर एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखकर वहां से निकल गया। प्रेजेंट टाइम में ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया, तब जाकर के रिद्धिमा होश में आई। उसकी नज़र बाहर आज पब्लिशिंग हाउस की तरफ चली गई। ये पब्लिशिंग हाउस ऑथर आर्यांश जिंदल का था। रिद्धिमा ड्राइवर को देखकर बोली, थैंक यू
भैया बोलकर उसने ड्राइवर को पैसे दिए। फिर वो चेक लेकर तुरंत गाड़ी से उतर गई। उतरते ही उसकी बॉडी में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधे अंदर गई। रिद्धिमा जैसे ही अंदर पहुंची, एक लड़की उसके पास आकर बोले, हेलो रिद्धिमा, तुम आज लेट हो और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, पूर्वी, मिस्टर जिंदल ऑफिस आ चुके हैं। पूर्वी कुछ पल रुककर बोली, आ तो चुके हैं लेकिन क्या हुआ? रिद्धिमा उसे इग्नोर करते हुए सीधे लिफ्ट में चली गई। थोड़ी देर बाद वो पब्लिशिंग हाउस के टॉप फ्लोर पर थी। रिद्धिमा बिना कुछ सोच बेधड़क सीधे आर्यांश के केबिन में गई, जहां पर ऑलरेडी एक आदमी खड़ा था जो कि आर्यांश को देख रहा था। वही आर्यांश अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। रिद्धिमा जैसे कुछ कहने को ही तभी आर्यांश आदमी को देखकर बोला, गेट लॉस्ट। उसके इतना कहते ही आदमी तुरंत वहां से निकल गया और जाते टाइम उसने दरवाजा बंद कर दिया था। रिद्धिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर जिंदल? जब तुमने ऑफर किया तब नहीं मानी तो तुम इस हद तक गिर गए। तुमने मेरी डिग्निटी मुझसे छीनी, मेरे साथ ये सब किया, मेरे ड्रिंक स्पाइक की और ये हरकत, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। उसकी बात सुन आर्यांश ने एक गहरी सांस ली और फिर वो सीधे अपने लाइब्रेरी रैक की तरफ देखने लगा। उसका ऐसा रिएक्शन देख रिद्धिमा गुस्से से पागल हो रही थी। वो चिल्लाकर बोली, मुझे जवाब चाहिए मिस्टर आर्यांश जिंदल। आई वॉन्ट टू क्लियर आंसर। इतना कैसे गिर गए तुम? आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, वेरी सिंपल रिद्धिमा राणा, तुम्हें उस वक्त हाँ कर देनी चाहिए थी जब तुम मुझे ना करके गई थी। मेरी ईगो हट हुई तो मैंने कर दिया जो मुझे करना था। यू हर्टेड माई ईगो एंड आई हर्टेड योर सो कॉल्ड डिग्निटी, तो क्या? रिद्धिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, यू नो वॉट मिस्टर आर्यांश जिंदल, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसा इंसान ऑथर कैसे हो सकता है। यू डोंट डिजर्व एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। मैं क्या सोच रही थी तुम्हारे बारे में और तुम कितनी घटिया इंसान निकले। यू नो वॉट, एक्चुअली तुम्हारी परवरिश में ही खोट है। उसकी इतना कहते ही आर्यांश एकदम से अपनी चेयर से खड़ा हो गया और वो चेयर पीछे गिर गई। रिद्धिमा 2 कदम पीछे हट गई। उसने एक बार गिरी हुई चेयर को देखा और फिर आर्यांश को देखा, जो कि अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आर्यांश के नजरें रिद्धिमा को अपने कदम पीछे लेने पर मजबूर कर रहे थे, पर वो पीछे नहीं हटाना चाहती थी। अगर अभी वो पीछे हटती तो आर्यांश उससे जीत जा सकता था और रिद्धिमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। आर्यांश धीमे कदमों से रिद्धिमा की तरफ बढ़ते हुए बोला, कहा था ना मैंने तुमसे। क्या कहा था, कुछ याद करोगी? उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की दिमाग में कुछ शब्द गूंज गए और वो ऐसे थे कि, बिलीव मी मिस रिद्धिमा राणा, मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ और अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं उस चीज़ को खत्म कर देता हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो। रिद्धिमा धीरे से बोली, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं हूँ मैं। आर्यांश उसके सामने रुककर बोला, बिलीव मी, मेरी नज़र में किसी चीज़ से ज़्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। मेरी नज़रों ने तुम्हारी नज़रों को कैप्चर किया, फिर तुम्हारी इस बॉडी को देन आई वॉन्ट इट। जब तुमने मना किया तो मैंने अपनी ट्रिक यूज़ कर ली। सिंपल, मुझे जो चाहिए था तुम्हें मिल गया और जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। ब्लैंक चेक है, पैसे भरो, पैसे लेकर के दफा हो जाओ। वेरी सिंपल। रिद्धिमा धीरे से बोली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पैसों से खरीदोगे? ऐसा नहीं होगा, मैं बिकने वालों में से हूँ। आर्यांश बीच में बोला, ओ शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की लड़की जो पहले से बिकी हुई है, वो ना डिग्निटी की बातें करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यू नो वॉट, काम क्या है तुम्हारा? अमीर लड़कों को फंसाना। बोलते हुए वो अपने कदम रिद्धिमा की तरफ बढ़ने लगा था। ना चाहते हुए भी रिद्धिमा अपने कदम पीछे लेने लगी थी। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये सो कॉल्ड मासूम चेहरा लेकर के लोगों के सामने घूमना और ये साबित करना कि डेट आई एम वेरी इनोसेंट और सही मौका आते ही अपनी औकात पर उतरना। अब तक रिद्धिमा दीवार से लग चुकी थी। वो अभी भी आर्यांश की आंखों में देख रही थी। आर्यांश उसके बेहद करीब आकर रुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, ये डिग्निटी की बातें करते हुए तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़कियां जो कि एक स्ट्रिप क्लब में वेटर का काम करती है ना, उनके अंदर डिग्निटी होती नहीं है। समझ में आए, और अगर नहीं आए तो चिल में तुम्हें फिर से समझा दूंगा। बोलते हुए उसकी नजरें एक बार रिद्धिमा की होठों की तरफ गई और उसने वापस से उसकी आंखों की तरफ देखा। अगले ही पल उस पूरे केबिन में एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। छत्री, यू आर डिस्गस्टिंग। मुंबई इंडिया, आज पब्लिशिंग हाउस। पूरे कैबिन में बिल्कुल शांति थी। रिद्धिमा दीवार से टिककर खड़ी थी और वो अपने सामने आर्यांश को घूर रही थी, जिसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था।
रिद्धिमा ने एकदम से चिल्लाकर बोली, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने का या फिर मुझे गलत बोलने का। जो खुद गलत होते हैं ना, उन्हें दूसरा इंसान। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आर्यांश ने एकदम से उसके ऊपर अपना हाथ उठाया। रिद्धिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। कुछ पल बाद जब उसे कुछ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर आर्यांश को दिखाया। आर्यांश ने अपने हाथ का मुक्का बनाया हुआ था। वो मुक्का रिद्धिमा के चेहरे के पास था पर वो बीच में रुका हुआ था और वो उसे बुरी तरह घूर रहा था। उसकी चेस्टनट ब्राउन आंखें अब तक लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो रिद्धिमा को इस वक्त जान से मार देगा। रिद्धिमा ने आर्यांश की आंखों में देखते हुए अपना हाथ नीचे किया। तभी आर्यांश ने सीधे उसके सर के पास दीवार पर एक मुक्का मारा और अगले ही पल रिद्धिमा को जोर से धक्का दिया। रिद्धिमा का सर एक तरफ होते हुए दीवार से लड़ गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही आर्यांश ने उसका हाथ कसकर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया और उसे एकदम से अपने पास खींचा। रिद्धिमा की पीठ आर्यांश के सीने से लग चुकी थी। आर्यांश झुककर उसके कान में बोला, पहली गलती रिजेक्शन, दूसरी गलती आज का दिन याद रखना रिद्धिमा राणा। आज का दिन मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा और जिस दिन तुम आज का दिन भूल गई वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बोलकर उसने रिद्धिमा को झटके से छोड़ा। रिद्धिमा खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे जमीन पर गिर गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो आर्यांश को घूरने लगी। आर्यांश सीधे अपने टेबल के पास गया और फिर एक टिश्यू पेपर लेकर वो अपने हाथ साफ करने लगा। उसकी हरकत ये साबित कर रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो रिद्धिमा को छूकर उसने किसी गंदी चीज को छू लिया था। आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, व्हाट? फ्लो इतना प्यारा लग रहा है कि उठ नहीं पा रही हूँ। यू नो व्हाट, रहो ऐसे ही काफी यूजफुल रहेगा मेरे लिए। रिद्धिमा एकदम से होश में आकर बोली, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर और मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी धमकियों से। मिस्टर आर्यांश जिंदल, बोलकर उसने अपने आंसू साफ की है और फिर वो धीरे से खड़ी हुई। ऑलरेडी कल रात की वजह से उसकी बॉडी में पेन था और अब गिरने की वजह से उसे और दर्द हो रहा था। आर्यांश की नज़र रिद्धिमा की पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी। वो उसके चलने से उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता था, पर क्या उसे फर्क पड़ता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्यांश अपनी चेयर पर बैठकर बोले, वेल तुम्हें याद है कि यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा के दिमाग में कुछ चीज घूम गई। वो आर्यांश को देखकर बोली, प्लीज मेरे साथ खेलना बंद करो प्लीज। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सुनते ही आर्यांश अचानक से हंसने लगा। रिद्धिमा हैरानी से उसे देख रही थी, वही आर्यांश जोर जोर से हंस रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से रुका और रिद्धिमा को देखकर बोला, अभी तो बताया तुम भूल गई। रिद्धिमा कुछ पल रुककर बोली, यू आर डिस्गस्टिंग। आर्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, एंड यू आर सो हॉट। आई जस्ट रिमेंबर लास्ट नाइट, आई मीन इन तुम अभी खुद को देखो, यू आर लुकिंग सो हॉट। अदरवाइज बैगी क्लॉथ्स में कैन ट सी योर फिगर। उसकी बात सुन रही रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को कंट्रोल करने की। तभी आर्यांश उससे बोला, अब अपना ये मेलोड्रामा और ये आंसू लेकर के निकलो यहाँ से। ब्लैंक चेक है तुम्हारे पास, अगर साइन करना है तो करो और नहीं करना है तो दफा हो जाओ। हाँ, आज की छुट्टी लेकिन कल टाइम पर आ जाना। यू आर माई एडिटर। डोंट फॉरगेट दैट, गेट लॉस्ट। रिद्धिमा ने एक नज़र उसे गिरे हुए चेक को देखा और फिर वो एक नज़र आर्यांश को देखकर तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही आर्यांश के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। वो अपनी चेयर पर लीन होकर कुछ सोचने लगा। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में कल रात की सारी चीज घूम रही थी। उसने जबरदस्ती रिद्धिमा राणा को हासिल किया था क्योंकि वो चाहता था। आर्यांश एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, आर्यांश जिंदल, जो चाहता है वो पाकर रहता है और नो रिद्धिमा राणा। आई कैन फील यू आर लाइक अ ट्रेशर। किसी ट्रेशर से कम नहीं हो तुम और ट्रेशर की डिजायर तो हर किसी को होती है ना। बोलकर वो खड़ा हो गया और सीधे बालकनी में चला गया। वहां जाकर उसने अपने सिगरेट चलाए और फिर सिगरेट का एक कश लेकर बोला, आर्यांश जिंदल अपने डिजायर को लेकर बहुत पैशनेट है। नहीं छोड़ता मैं उस चीज को जिसकी लत मुझे लग जाए, जिसकी डिजायर मेरे दिमाग पर चढ़कर बोली फिर तुम तो। इतना बोलकर वो रुका और उसकी नज़र सीधे नीचे रिद्धिमा की तरफ चली गई, जो कि ऑटो का इंतजार कर रही थी। इधर रिद्धिमा नीचे अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। आर्यांश ये चीज अच्छे से देख सकता था। वो धीरे से बोला, आई लाइक इट।
कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा। गॉड आई रियली लाइक इट। पर गलती कर दी ना तुमने ट्रेशर, बहुत बड़ी गलती। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब झेलना तो पड़ेगा। तभी एक ऑटो रिधिमा के सामने आकर रुकी। रिधिमा तुरंत उसे ऑटो में बैठ गई। वही उस ऑटो वालों ने एक बार बाहर जाकर आर्यांश की तरफ देखा। आर्यांश ने उसे इशारा किया। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट कर दी। आर्यांश हेवल स्माइल करते हुए बोला, कहाँ बचकर जाओगी मिस रिधिमा राणा? जहाँ जाओगे खुद को आर्यांश जिंदल की पकड़ में पाओगी। तुम्हें एक बार बताना पड़ेगा कि आर्यांश जिंदल आखिर है क्या। बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और होठों की मुस्कुराहट वैसे ही बनी हुई थी। इधर ऑटो ने करीब आधे घंटे बाद एक छोटे से घर के बाहर गाड़ियों की। रिधिमा तुरंत ऑटो से उतरी। उसने पैसे दिए और वो तुरंत उसे घर के अंदर चली गई। उसके अंदर आते ही सामने से एक आवाज आई, कहाँ थी तुम रिधिमा? पूरी रात में कितना परेशान होती रही, तुम्हें पता है मैंने कशिश को भी कॉल किया था, उसने बोला तुम उसके साथ भी नहीं थी। रिधिमा धीरे से बोला, मम्मा मैं काम में बिजी थी, पूरी रात एडिटिंग का काम था और कुछ नहीं। वो एक्चुअली आपको बताया था ना कि नई नॉवल लॉन्च हुई थी तो नॉवेल एडिटिंग में बिजी थी। बस बोलकर वो तुरंत अपनी मम्मा यानी कि रागिनी राणा को इग्नोर करते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। रागिनी खुद से बोली, इसे हुआ क्या है, इतनी शांत क्यों है, कभी नहीं रहती। बोलते हुए वो रिधिमा के बेडरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। इधर रिधिमा बेडरूम में पहुंचते ही खुद को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम में गई। उसने एक नज़र खुद को देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिधिमा खुद से बोली, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। क्या सोचकर मैंने ये पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया था, क्यों? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और उसे 13 दिन पहले की बातें याद आने लगी। करीब 13 दिन पहले रिधिमा इस वक्त रात को खाली रोड पर चले जा रही थी। जिस स्ट्रिपर क्लब में वो जॉब कर रही थी वो जब उसके हाथ से जा चुकी थी, पता नहीं कैसे, पर मैनेजर ने उसे ये बोल दिया था कि अब वो उन्हें वहां नहीं रख सकते। रिधिमा को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इस वक्त बारिश हो रही थी, वो ऐसे ही चली जा रही थी। उसे जब की जरूरत थी उसे अपना घर चलना था। रिधिमा खुद से बोली, क्या करूं, कहाँ से लाऊं अब मैं जॉब? मम्मा को बताया तो वो परेशान हो जाएगी। ये सारी चीज बोलते हुए वो चली जा रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा और रिधिमा को देखकर बोला, ऐसे सड़क पर चल रही है आप, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। रिधिमा एकदम से होश में आकर बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। बोलकर वो जैसे जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो आदमी फिर से बोला, जॉब ढूंढ रही है आप? ये सुनते ही रिधिमा के कदम रुक गए और उसने मुड़कर उसे आदमी को कंफ्यूजन और हैरानी से देखा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं, पहले मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है युग चौधरी, एक पब्लिशिंग हाउस है और जिनका वो पब्लिशिंग हाउस है वो खुद एक ऑथर है और मैं उनका असिस्टेंट हूँ। हमें एडिटर की जरूरत है, तुम चाहो तो। रिधिमा बीच में बोली, मैं रेडी हूँ, प्लीज मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना, मैं डेस्परेट बिहेव कर रही हूँ बट आई रियली नीड जॉब। युग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इट्स ओके, बारिश ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, मैं आपको कार्ड देता हूँ, आप आ जाना कल। बोलकर उसने अपने पॉकेट से निकालकर एक कार्ड रिधिमा के हाथ में रखा और तुरंत वहां से निकल गया। रिधिमा ने उसे कार्ड की तरफ देखा। उस कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग हाउस का नाम था और फोन नंबर था, उसके साथ एड्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं था। प्रेजेंट टाइम। रिधिमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और खुद को देखकर बोली, युग चौधरी, मिस्टर जिंदल के असिस्टेंट, तुम भी उनके साथ मिले हुए हो? सब मिले हुए, सब बुरे हैं। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करके फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। अब उसे अपनी बॉडी में थोड़ी राहत फील हो रही थी। बाहर आते ही रिधिमा जैसी बेड पर बैठने वाले थे कि तभी अचानक उसका फोन बज। उसने कॉल पिक की और दूसरी तरफ की बात सुनते ही रिधिमा की आंखें एकदम से फैल गई और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। जब फोर आई वॉन्ट रिधिमा, मुंबई इंडिया, प्लीज आप जल्दी से आ जाए, सिचुएशन खराब हो रही है। फोन की दूसरी तरफ की बात सुनते ही रिधिमा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो खुद को संभाल कर बोली, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। रागिनी रिधिमा को देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रिधिमा रागिनी को देखकर बोली,
मम्मा हॉस्पिटल से कॉल आया है, वो लोग उत्कर्ष को हॉस्पिटल से निकलने की बात कर रहे हैं, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रागिनी हैरानी से बोली, क्या ऐसे कैसे? रिद्धिमा बीच में बोली, रिलैक्स मम्मा, हम जा रहे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। बोलकर रिद्धिमा ने जल्दी से अपना बैग उठाया और फिर रागिनी के साथ तुरंत घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा और रागिनी दोनों हॉस्पिटल में थे। रिद्धिमा जैसी अंदर गई, उसकी नजरें सीधे उत्कर्ष की तरफ चली गई। उत्कर्ष राणा, रिद्धिमा राणा का छोटा भाई जिसकी उम्र 15 साल थी। पिछले 3 महीने से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। इस वक्त उत्कर्ष एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुनते सबकी नजरें रिद्धिमा की तरफ चली गई। एक नर्स उसके पास आकर बोली, मिस राणा, हमें आपके भाई को हॉस्पिटल से निकलना पड़ेगा। रिद्धिमा गुस्से में बोली, व्हाट डू यू मीन बाय निकालना पड़ेगा? मेरा भाई है, ये कोई सामान नहीं है जिसे फेंक दो उठा करके। और ये क्या तरीका है 15 साल के बच्चे को ट्रीट करने का? वो होश में नहीं और आपने उसे व्हीलचेयर पर बैठा दिया और लेकर जा रहे हो, दिमाग खराब है क्या? नर्स बिना किसी भाव के बोली, अगर आप पेशेंट की फीस टाइम पर नहीं करोगी तो फिर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल चैरिटी के लिए नहीं है। रिद्धिमा हैरानी से बोली, फीस? एक्सक्यूज मी, मैंने सारी फीस जमा की है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। नर्स कुछ पल रुक कर बोली, सॉरी टू से मिस राणा, पर सारी फीस जमा नहीं है। अपने पेशेंट के स्टे की फीस जमा किया, लेकिन उसके दवाइयाँ के खर्चे से लेकर के बोन मैरो ढूंढने तक के काम का फीस आपने जमा नहीं की है। रिद्धिमा एकदम से चिल्ला कर बोली, ये क्या बोल रही हो आप? जब मैं फीस जमा किए थे तब तो बोला था ना कि सारी फीस जमा हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर ऐसे अचानक से ये सब क्या है? मैं यहाँ पर अपने भाई को क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि उसे बोन मैरो कैंसर है और ये एक कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और आप लोगों ने हद कर दी है। मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। बोलते हुए उसकी नजरें एक बार उत्कर्ष की तरफ चली गई, जिसके पास रागिनी घुटनों के बाल बैठी हुई थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उत्कर्ष शायद इस वक्त एनेस्थीसिया के असर से बेहोश था या फिर गहरी नींद में था, नहीं पता था। रिद्धिमा अचानक से बोली, बोन मैरो तो मिल चुका था ना, आपने मुझसे बोला था कि वो। तभी नर्स बीच में बोली, अगर मिल गया है तो उन्हें भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, उनका खर्चा कौन उठाएगा? रिद्धिमा, कोई भी अपना बोन मैरो तुम्हारे भाई को ऐसे ही नहीं देगा। रिद्धिमा जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी डॉक्टर वहां पर आकर बोले, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? नर्स डॉक्टर को देखकर बोली, सर, ये पेशेंट की फैमिली यहाँ पर तमाशा कर रही है। इन्होंने पहले फीस नहीं भरी है और अब यहाँ पर आकर तमाशा कर रही है। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते, एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, ऊपर से पैसे न भरने पड़े। डॉक्टर रिद्धिमा को देखकर बोले, जब आपको फीस का आइडिया है तो फिर आपको फीस भरनी चाहिए और अगर नहीं भर सकती तो फिर अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाए। ये सुनते ही रिद्धिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी डॉक्टर फिर से बोले, आई सजेस्ट, क्या आप अपने भाई को यहाँ से ले जाए, बेटर होगा। रिद्धिमा धीरे से बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और फिर सीधे रागिनी और उत्कर्ष के पास चली गई। रागिनी खड़ी होकर बोली, मैं चल रही हूँ। बोलकर वो उत्कर्ष को लेकर आगे निकल गई। हॉस्पिटल से बाहर पहुंचते ही रिद्धिमा ने एक बार मुड़कर हॉस्पिटल को देखा और उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। रागिनी ने ऑटो वाले की हेल्प से उत्कर्ष को ऑटो में बैठाया और वो रिद्धिमा को देखकर बोली, अब तुम खड़ी क्यों हो, चलो आगे देखेंगे जो होगा। रिद्धिमा धीरे से बोली, आप जाओ मम्मा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रागिनी परेशानी से बोली, पर रिद्धिमा कहाँ जाओगी तुम? अभी कहीं भी नहीं जाना, घर चलो। रिद्धिमा एकदम से उसे देखकर बोली, मैंने कहा ना मम्मा, उत्कर्ष को लेकर जाओ, मैं आ रही हूँ। बोलकर उसने एक नज़र ऑटो वालों को देखा। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो स्टार्ट कर दी। रागिनी ने एक नज़र रिद्धिमा को देखा और फिर उसने उत्कर्ष को संभालते हुए सामने देखना शुरू कर दिया। इधर रिद्धिमा चुपचाप खड़ी ऑटो को जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में कई सारी चीज चल रही थी। पिछले 48 घंटे में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। रिद्धिमा ने तुरंत अपना फोन निकालो और फिर कशिश को कॉल करके बोली, आई नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ से कशिश बोली, तो जब भी मेरी याद आ रही है, क्या हुआ? रिद्धिमा कुछ पल रुककर बोली, कशिश, इन हॉस्पिटल वालों ने उत्कर्ष को निकाल दिया यार। ये बोल रहे कि मैं फीस जमा नहीं की, पर मुझे याद है मैंने सारी फीस सब कुछ किया, मैंने सारे पैसे दिए हैं। पता नहीं अचानक से सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर। इतना बोलता वो रुक गई। उसके दिमाग में एकदम से आर्यांश का चेहरा घूम गया। वही कशिश परेशानी भरे लहजे में बोली, रिद्धिमा तो ठीक है ना, सबसे पहले हम कोई सॉल्यूशन निकलते हैं। रिद्धिमा धीरे से बोली, सॉल्यूशन मिल चुका है,
मुझे मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। कशिश कंफ्यूजन से बोली, कौन? रिद्धिमा खोए हुए अंदाज में बोली, आर्यांश जिंदल। रात का वक्त। आर्यांश इस वक्त जिंदल विला में था, जहां पर उसके अलावा कोई और नहीं था, एटलीस्ट अभी तो नहीं था। वही उसे विला के एक गेस्ट रूम में आर्यांश चुपचाप बैठा हुआ अपनी सिगरेट एंजॉय कर रहा था। ये वही कमरा था जहां वो पिछली रात रिद्धिमा के साथ भी था, और ये वही कमरा था जहां वो हर रात किसी न किसी लड़की के साथ होता था, शायद आज भी होने वाला था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई, जिसने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, और उसके फेस से पता चल रहा था कि वो यहाँ पर किस लिए आई थी। आर्यांश बिना किसी भाव के बोली, बकवास नहीं सुननी है मुझे, सीधे बेड पर और एक भी आवाज ना निकले। उसकी बात सुन वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और वो सीधे जाकर के बेड पर लेट गई। आर्यांश ने अपनी सिगरेट वहीं फेंकी और फिर वो तुरंत सोफे से उठकर उसे लड़की की तरफ बढ़ गया। उसे लड़की की तरफ बढ़ते हुए भी आर्यांश के दिमाग में बार बार रिद्धिमा का चेहरा घूम रहा था। कुछ पल में आर्यांश उसे लड़की के सामने खड़ा उसे देख रहा था। तभी वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़कर बोली, मिस्टर जिंदल, यू वॉन्ट मी राइट? आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तुरंत बेड पर सीधे उसे लड़की के ऊपर आ गया। आर्यांश गौर से उस लड़की के चेहरे को देख रहा था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में रिद्धिमा का चेहरा घूम रहा था। कल रात को उसका चेहरा, उसकी वो बंद आंखें, उसकी वो प्यारा सा चेहरा, वो सारी चीज उसके दिमाग पर घर कर रही थी। आर्यांश ने उसे लड़की को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी वो एकदम से रुका और अगले पल खड़ा हो गया। वो लड़की कंफ्यूजन से बोली, व्हाट हैपन श्री जिंदल, सब कुछ ठीक है? आर्यांश तेज आवाज में बोला, गेट लॉस्ट। ये सुनते वो लड़की एकदम से खड़ी हो गई और कंफ्यूजन से आर्यांश को देखने लगी। वो कुछ पल रुक कर बोली, पर मिस्टर जिंदल, आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। आई नो कि आप एक लड़की के साथ दोबारा बेड पर नहीं आते, पर मैं तो। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आर्यांश ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में भरा और उसका चेहरा अपने पास खींचकर बोला, दफा होने का क्या लोगे, और अगर दफा नहीं हुई आई विल किल यू, गेट लॉस्ट। बोलकर उसने झटके से उसे लड़की को छोड़ा। वो अभी भी हैरानी से खड़ी आर्यांश को देख रही थी और ये चीज आर्यांश को परेशान कर रही थी। उसने वही कॉफी टेबल पर रखी हुई अपनी बंदूक उठाए और फिर सीधे उसे लड़की की तरफ ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके साइड से होकर पीछे दीवार में जाकर लग गई। वो लड़की चिल्लाकर बोली, मैं जा रही हूँ प्लीज, आई एम सॉरी। बोलकर वो तुरंत भागते हुए वहां से चली गई। वो लड़की जैसे ही नीचे पहुंची, तभी संजना उसे देखकर बोली, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? वो लड़की डरी सहमी आवाज में बोली, मिस्टर जिंदल ने मुझे शूट किया, वो मुझे जान से मार देंगे, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। बोलकर वो तुरंत अपना फोन उठाकर वहां से निकल गई। वही संजना बस उसे कंफ्यूजन से जाती देखती रहेगी। ये पहली बार हो रहा था जब कोई लड़की यहाँ पर आने के बाद 2-3 घंटे से पहले वापस जा रही थी। इधर आर्यांश गुस्से में उसे गेस्ट रूम में घूम रहा था। उसने एकदम से अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया और फिर कॉल पिक होती बोला, युग, रिद्धिमा राणा, मुझे अभी के अभी वो चाहिए। युग हैरानी से बोल, व्हाट सर, मैं ऐसे कैसे, वो तो अपने घर पर होगी ना, और आपने आज जो किया उसके बाद तो। आर्यांश बीच में बोला, मुझे नहीं पता, मुझे रिद्धिमा राणा अभी के अभी मेरे पास चाहिए, मेरी आंखों के सामने चाहिए, डू व्हाटएवर यू वांट। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वही सोफे पर बैठ गया। इधर युग अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, रिद्धिमा राणा, क्या जादू किया तुमने? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा। बोलकर वो तुरंत अपने घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद युग ने अपनी गाड़ी रिद्धिमा के घर के बाहर रोकी। वो धीमे कदमों से उसके घर के एक तरफ गया जहां से रिद्धिमा का कमरा था और उसकी खिड़की थी। युग ने सीधे जाकर के खिड़की खोली और वो अंदर गया। इस वक्त रिद्धिमा बेड पर सो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से अभी भी भीगा हुआ था, शायद अभी अभी ही सोई थी। युग धीमी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। रिद्धिमा ऑलरेडी कच्ची नींद में थी। आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। युग को देखकर वो जैसे ही कुछ कहने को ही तभी युग ने एकदम से उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। वो धीरे से बोला, आई एम सॉरी, मुझे करना पड़ा। वही रिद्धिमा की आंखें कुछ ही पल में बंद हो गई और वो बेहोश हो चुकी थी। युग ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे खिड़की से लेकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद युग ने विला के बाहर गाड़ी रोकी। वो रिद्धिमा को लेकर तुरंत विला के अंदर चला गया। संजना, जो कि इस वक्त वहां पर सफाई कर रही थी, रिद्धिमा को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जैसे ही कुछ कहने को ही तभी तेज आवाज आई, लाने के लिए कहा था युग, हाथ लगाने के लिए नहीं। ये सुनते युग ने रिद्धिमा को वही सोफे पर लिटा दिया और आर्यांश को देखकर बोला, सर, अगर हाथ नहीं लगाता तो फिर लेकर कैसे आता? मैं बेहोश किया क्योंकि होश में तो ये आएंगी नहीं।
उसके बाद का आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीमे कदमों से रिद्धिमा की तरफ बढ़ गया। रिद्धिमा इस वक्त सोफे पर आराम से पड़ी हुई थी और उसने व्हाइट और बेबी पिंक कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था जिसमें टी शर्ट और एक शॉर्ट्स थी। आर्यांश कुछ पल रुककर बोला, इसे होश में लेकर आना है। ये सुनते युग ने अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर कॉफी टेबल पर रखा और आर्यांश को देखकर बोला, इसे होश आ जाएगा। ये सुनते आर्यांश के होठों पर एक इविल स्माइल आ गई थी। उसने बिना कुछ बोल रिद्धिमा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर के तुरंत ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा की धीरे धीरे आंखें खुली। इधर उधर करवट बदलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलता उसकी गर्दन में उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो खुद से बोली, इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी सामने से आवाज आई, क्योंकि मैं चाहता हूँ। ये सुनते ही रिद्धिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसकी नज़र सीधे सोफे पर बैठे हुए आर्यांश की तरफ चली गई जो कि अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से उसे अजीब नजरों से देख रहा था। जब 5 ही ब्रोक माई फिंगर। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। रिद्धिमा बेड पर बैठी हुई अपने सामने बैठे आर्यांश को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे थी। रिद्धिमा जैसी कुछ बोलने को कोई कही, तभी उसे अपनी गर्दन में एक बार फिर से तेज दर्द महसूस हुआ। रिद्धिमा अपने गर्दन पर हाथ रख कर बोली, मुझे दर्द क्यों हो रहा है? आर्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वेरी सिंपल, जब बेहोश होकर तुम यहाँ पर आओगी तो फिर दर्द तो होगा ना, और इंजेक्शन का दर्द है। बोलकर वो खड़ा हुआ और फिर रिद्धिमा की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख रिद्धिमा पीछे खिसकने लगी थी। कुछ ही पल में वो हेड रेस्ट से टिक चुकी थी। रिद्धिमा लाचारी से बोली, प्लीज कुछ भी नहीं, प्लीज। पता नहीं क्यों उसे बहुत वीकनेसफुल हो रही थी। वो उठाना चाहती थी लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ भी सके। वहीं अब तक आर्यांश उसके पास पहुंच चुका था। आर्यांश ने एकदम से रिद्धिमा का सर टेढ़ा किया और उसके गर्दन की तरफ देखा जहां पर हल्की सी सूजन थी जो कि लगातार इंजेक्शन लगने की वजह से हुई थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज लीव मी। आर्यांश उसका चेहरा छोड़कर बोला, तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया ट्रेश, तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए वो करो जो तुम्हारा काम है। बोलकर उसने अपनी टी शर्ट उतारकर वहीं एक तरफ फेंक दी और फिर खुद रिद्धिमा के पास बेड पर बैठ गया। रिद्धिमा उसे देखकर हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कुछ नहीं करोगे मेरे साथ? प्लीज। बोलकर वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। तभी आर्यांश ने उसका पैर पकड़कर उसे लेटा दिया। रिद्धिमा के मुंह से चीख निकल गई। वो उसे छूटने की कोशिश कर रही थी कि अगले ही पल आर्यांश उसके ऊपर आया और चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा एकदम से शांत हो गई और वो अपनी आंसू भरी एमरल्ड ग्रीन आंखों से उसे देखने लगी। आर्यांश उसकी आंखों में देखकर बोला, गॉड, तुम्हारी आंसू भरी आंखें बिल्कुल क्रिस्टल लगती हैं। दिस एमरल्ड ग्रीन, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ना। ये बोलकर वो धीरे धीरे रिद्धिमा के चेहरे पर झुकने लगा था। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज नहीं। बोलकर उसने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। तभी आर्यांश उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोल, कोई हरकत नहीं, अपने भाई की जान प्यारी है ना। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा एकदम से शांत हो गई और वो चुपचाप आर्यांश को देखने लगे। आर्यांश उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते करते हुए बोला, एग्जैक्टली माई ट्रेजर। तुम्हारा भाई, क्या नाम था उसका? हाँ, उत्कर्ष राणा, तुम्हारा सौतेला भाई। चाहकर भी तुम मुझे बोन मैरो नहीं दे सकती, तो फिर कोई डोनर तो चाहिए ना। ये सुनते ही रिद्धिमा की आंख से एक कतरा आंसू भागकर उसके बालों में कहीं खो गया। वो चुपचाप आर्यांश को देख रही थी। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज। आर्यांश तिरछा मुस्कुराकर बोल, डोंट वरी, आई विल प्लीज यू, और फिर तुम मुझे प्लीज करोगी, हिसाब बराबर। बोलकर उसने अगले ही पल रिद्धिमा के होठों को कैप्चर कर लिया। रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वो आर्यांश से छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी आर्यांश ने उसके लोअर लिप को बाइट किया और फिर एकदम से उसकी आंखों में देखकर बोला, एक और कोशिश और वहां तुम्हारा भाई अपने घर से भी बाहर हो जाएगा। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नहीं प्लीज। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश ने वापस से उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। रिद्धिमा ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने बार बार उत्कर्ष का चेहरा आ रहा था। वही आर्यांश ने थोड़ी देर बाद रिद्धिमा के होठों को छोड़ा और फिर वो नीचे बढ़ गया। वो उसके कंधे, कॉलर, ट्यून गार्डन, हर जगह पर अपने निशान छोड़ना चला जा रहा था। वही रिद्धिमा चुपचाप ये सारी चीज बर्दाश्त कर रही थी। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से उठकर भाग जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही पल में आर्यांश का हाथ रिद्धिमा की शर्ट तक पहुंच चुका था।
तभी रिधिमा चिल्लाकर बोली, नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मिस्टर जिंदल प्लीज। बोलते हुए वो अब धीरे धीरे रोने लगी थी। आर्यांश गहरी सांस लेकर बोला, जस्ट शट अप ट्रेशर। अगर तुमने अपना ये रोना गाना बंद नहीं किया ना, तो मैं अपना कंट्रोल खोलूंगा और मुझे मत मजबूर करो कि मैं कोई ऐसी हरकत करो जो तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। समझ में आई मेरी बात? ये सुनते ही रिधिमा का हाथ, जो अभी तक अपने कपड़े को कसकर पकड़ हुआ था, वो धीरे धीरे छूटने लगा। आर्यांश गहरी सांस लेकर बोला, गुड गर्ल। बोलकर उसने एक बार रिधिमा के गाल पर किस किया और फिर धीरे धीरे उसका हाथ रिधिमा के कपड़े पर पहुंचने लगा। रिधिमा ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसके सारे कपड़े जमीन पर पहुंच चुके थे। करीब 1 घंटे बाद रिधिमा बेड पर लेटी हुई खुद में ही सिमटी हुई धीरे धीरे रो रही थी। वही आर्यांश इस वक्त वॉशरूम में था। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, उसकी नज़र एक बार रिधिमा की तरफ गई और फिर वो उसे इग्नोर करके सीधे बालकनी में चला गया। आर्यांश युग को कॉल करके बोला, जहां से लेकर वहीं पर छोड़ देना इसे। युग हैरानी से बोला, सर अभी मतलब। बोलते हुए वो रुक गया। वो सो रहा था और सोते सोते उठ गया, क्योंकि मिस्टर आर्यांश जिंदल का कॉल जो आ गया था। आर्यांश बेफिक्री अंदाज में बोला, तो क्या लेकर आए थे ना, इसे लेकर जाओ यहाँ से। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आर्यांश जैसे ही मुड़ा, उसकी नज़र रिधिमा की तरफ चली गई, जो कि बैग के पास खड़ी थी। उसने अब तक अपने कपड़े पहन लिए थे और वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे घूर रही थी। रिधिमा धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या बिगाड़ा है मैं तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? शर्म नहीं आती मिस्टर जिंदल? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किसी लड़की को फोर्स करते हुए, उसके ऊपर अपनी मर्जी चलाते हुए, जबरदस्ती की मर्जी। बोलते हुए वो आर्यांश के सामने आकर रुकी। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, न बिल्कुल शर्म नहीं आती, कोई प्रॉब्लम? ये सुनते ही रिधिमा से अब रहा नहीं गया। उसने एकदम से आर्यांश को करने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी आर्यांश उसका हाथ कसकर पकड़ और उसे मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाए। आर्यांश ने रिधिमा को इतनी जोर से पकड़ा था कि रिधिमा के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। उसने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यांश रिधिमा के कान में बोला, माई डिजायरेबल ट्रेजर, क्या लगा? एक बार गलती कर चुकी हो, उसकी सजा अभी तुम्हें मिल रही है और उसे के ऊपर दूसरी गलती। इसे तो बेवकूफ़ कहते हैं, और मेरी डिजायरेबल ट्रेजर बेवकूफ़ तो अच्छी नहीं लगेगी। रिधिमा दर्द भरी आवाज में बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। आर्यांश ने कुछ पल उसके दर्द भरे चेहरे को देखा और फिर एकदम से उसका हाथ छोड़ रिधिमा गिरने वाली थी। तभी आर्यांश ने उसे वापस से पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसकी पकड़ में उसकी एक उंगली थी रिधिमा के इंडेक्स फिंगर। रिधिमा धीरे से बोली, प्लीज। बोलते हुए उसकी आंख से आंसू बहने लगे। आर्यांश हेवल स्माइल करते हुए बोला, थप्पड़ इसे हाथ से मारा था ना तुमने, है ना माई डिजायरेबल ट्रेजर? थप्पड़ मारने के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट भी नहीं हुआ? ये तो बहुत गलत बात है ना ट्रेजर। रिग्रेट तो होना चाहिए था। बोलते हुए वो उसकी उंगली पर अपनी पकड़ मजबूत किया जा रहा था। वही रिधिमा की आंखें डर से फैल गई। उसे समझ में आने लगा था कि आखिर आर्यांश करने क्या वाला था। रिधिमा घबराते हुए बोली, नहीं प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे रिग्रेट हो रहा है, सच में आई रिग्रेट, प्लीज आई एम सॉरी। बोलते हुए उसकी नज़र कभी अपने हाथ की तरफ जाती तो कभी आर्यांश के चेहरे की तरफ। आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखें हल्की लाल थीं। वो बिना किसी भाव की रिधिमा की तरफ देख रहा था। वही रिधिमा के एमरल्ड ग्रीन आंखें डर से भरी पड़ी थी। आर्यांश ने एकदम से रिधिमा को अपनी तरफ खींचा और इसी के साथ एक आवाज आए और अगले ही पल रिधिमा जोर से चीखी। अब तक वो आर्यांश के सीने से लग चुकी थी। रिधिमा जोर जोर से रो रही थी। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि आर्यांश ने उसकी इंडेक्स फिंगर तोड़ दी थी। आर्यांश झुककर उसके कान में बोला, हेलो हेलो माय डिजायरेबल ट्रेजर, अगली बार जब तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर उठने आएगा तो तुम्हें दर्द याद आएगी। चाहूँ तो तुम्हारी कलाई तोड़ दूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम मुझे होगी, राइट? इसलिए एक उंगली काफ़ी है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि दर्द क्या होता है। अगली बार पछतावा सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल और दिमाग में भी हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर आर्यांश ने झटके से रिधिमा को खुद से दूर कर दिया। रिधिमा अपनी इंडेक्स फिंगर की तरफ देख रही थी, जो कि हल्की हल्की सज चुकी थी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसने एक नज़र आर्यांश को देखा और फिर तुरंत वहां से निकल गई। रिधिमा एक बार पहले भी यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए शायद उसे अंदाजा था। वो तुरंत रोते हुए वहां से निकली और विलास से बाहर निकालकर उसने अपनी चारों तरफ घुमाई। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी।
युग गाड़ी से उतर कर बोला, रिद्धिमा आर यू ओके? रिद्धिमा धीरे से बोली, घर प्लीज, बोलते हुए वो रो ही रही थी। युग ने सीधे बैक सीट का दरवाजा खुला। रिद्धिमा जल्दी से बैठ गई। उसने अपनी उंगली को कसकर पकड़ हुआ था। युग ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, अगर किसी से बात करनी है तो कर लो, बोलकर उसने अपना फोन अनलॉक करके रिद्धिमा को दे दिया। रिद्धिमा ने तुरंत कशिश का नंबर निकाला और फिर उसे कॉल किया। कुछ ही पल में कॉल पिक और कशिश से नींद भारी आवाज में बोली, कौन है? रिद्धिमा धीमी सी आवाज में बोली, मैं। ये सुनते हो कशिश की नींद एकदम से खुल गई और वो हैरानी से बोली, रिद्धिमा ये किसका नंबर से कॉल कर रही है और तुझे तो अभी घर पर होना चाहिए था ना, वे आर यू? रिद्धिमा एकदम से रोते हुए बोली, ही ब्रोक माई फिंगर, जस्ट 6 हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर, मुंबई इंडिया, रात का वक्त। ही ब्रोक माई फिंगर, आई हेट इट। रिद्धिमा की बात सुनते ही युग ने एक बार मुड़कर रिद्धिमा की तरफ देखा। उसकी नज़र रिद्धिमा की उंगली की तरफ गई और फिर उसने अपनी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर दी। वही कशिश हैरानी से बोली, व्हाट, क्या मतलब ही ब्रोक योर फिंगर, तू तो घर पर थी ना तो फिर? रिद्धिमा बीच में बोली, मिस्टर जिंदल के सो कॉल्ड असिस्टेंट ने मुझे किडनैप किया और फिर मुझे उन तक पहुंचा दिया। ये सुनते ही युग ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर वापस अपनी आंखें खोलकर वो सामने देखने लगा। उसके पास रिद्धिमा की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे पता था कि रिद्धिमा की नाराज थी। कशिश एकदम से बेड से उठकर बोली, तू कहाँ पर है, जल्दी बता, मैं तेरे पास आ रही हूँ। तभी युग गाड़ी रोक कर बोला, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से कोई ट्रीटमेंट, मर जाऊंगी लेकिन तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, घर छोड़ो मुझे और मेरा पीछा छोड़ो। कशिश फिर से बोली, रिद्धिमा कहाँ पर है तू, किसके साथ है तू? रिद्धिमा घूरते हुए बोली, युग चौधरी मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट टूटने के बाद मेरी टूटी हुई उंगली का इलाज करना चाहते हैं। कशिश कुछ पल रुककर बोली, पहले जाकर अपनी फिंगर का ट्रीटमेंट करवा। कशिश चिल्ला कर बोली, रिद्धिमा ट्रीटमेंट जरूरी है, अगर नहीं कराया तो फिर स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी, दर्द बढ़ता चला जाएगा और अगर कुछ हो गया तो, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो। ये सुनते रिद्धिमा के नज़ारे अपनी इंडेक्स फिंगर की तरफ चली गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू भर गए। युग अपनी गाड़ी से उतर कर बोला, प्लीज अब बाहर निक। ये सुनते रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो तुरंत गाड़ी से उतर गई। वो युग की तरफ देख नहीं रही थी और उसने अभी भी युग का फोन अपने कान से लगाया हुआ था। युग ने एकदम से रिद्धिमा का वो हाथ पकड़ लिया। वो रिद्धिमा की उंगली को सहारा देकर उससे बोला, आपके दूसरे हाथ में फोन है इसलिए? उसकी बात का रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। युग रिद्धिमा को सीधे अंदर लेकर गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों डॉक्टर के सामने थे। डॉक्टर रिद्धिमा की फिंगर चेक करते हुए बोले, एक फिंगर प्लास्टर करना पड़ेगा, ठीक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बोलकर उन्होंने रिद्धिमा की उंगली को हल्का सा सीधे किया। तभी रिद्धिमा जोर से चिल्लाए, उसके हाथ से फोन छूटकर गिरने वाला था कि युग ने वो फोन संभाल लिया। रिद्धिमा ने तिरछी नज़र से युग को देखा और फिर वो वापस सामने देखने लगी। डॉक्टर उसे देखकर बोले, आराम से, ठीक है, थोड़ा दर्द होगा बस, अभी प्लास्टर हो जाएगा। डॉक्टर की बात पर रिद्धिमा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप सामने देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी उंगली पर प्लास्टर लग चुका था और अब रिद्धिमा को थोड़ा आराम मिल रहा था क्योंकि उसे पेन किलर का इंजेक्शन भी दिया गया था। वो युग को देखकर बोली, मिस्टर चौधरी ध्यान रखिए कि आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी चीज़ उठाने की कोशिश ना करे उस हाथ से। ये सुनते ही रिद्धिमा और युग ने एकदम से एक दूसरे को देखा और फिर रिद्धिमा तेज आवाज में बोली, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ये बोलकर उसने युग के हाथ से फोन छीना और बाहर चली गई। युग बस उसे जाते देखते रह गया। डॉक्टर कंफ्यूजन से बोले, आई डोंट नो रिश्ता क्या है, मतलब जस्ट मैं बता रही हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना कि हाथ का ज़्यादा यूज़ ना करें और हाथ को हिलाया ना करें और उंगली पर बिल्कुल भी प्रेशर ना आए। 1-2 दिन तक, उसके बाद धीरे धीरे वो हिल करेगा तो फिर सब सही हो जाएगा। 1 हफ्ता तो ऐसे रहेगा, बोलकर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन युग को दे दी। इधर कशिश ने भी डॉक्टर की बातें सुन ली थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, रिद्धिमा शांत हो जा, मैं अभी घर से भी नहीं निकल सकती, मम्मा पापा को पता चल जाएगा, प्लीज थोड़ा सा हैंडल कर लेना बेबी, मैं कल सुबह आ जाऊंगी तुझसे मिलने, ठीक है? रिद्धिमा धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू किल हिम, वो बहुत गंदा है, बहुत बहुत ज्यादा गंदा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, पेन किलर्स बोला है डॉक्टर ने तो फिर मैंने वो ले लिया। रिद्धिमा एकदम से उसे देखकर बोली, तो क्या करूं, मैं अपने सर पर रख लूं? युग गहरी सांस लेकर बोला, आपको घर चलने की जरूरत है, बोलकर वो बाहर निकल गया। कशिश रिद्धिमा से बोली, तू पहले शांत हो जा प्लीज, थोड़ा सा शांत मेरे लिए प्लीज बेबी प्लीज। रिद्धिमा ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वही कशिश फोन की तरफ देखकर बोली,
गॉड क्या है ये मिस्टर जिंदल, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं मिस्टर आर्यांश जिंदल, तुम मेरी दोस्त की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा वापस गाड़ी की बैक सीट पर बैठी हुई थी। वही युग ड्राइविंग कर रहा था। युग अचानक से बोला, हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर। ये सुनते ही रिद्धिमा कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। युग धीरे से बोल, मिस्टर जिंदल को यही प्रॉब्लम है, उन्हें हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर है, वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने जो किया वो सही किया, उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है। कोई भी लड़की आ जाती, उन्हें तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो इंसान इतना डेस्परेट क्यों है। बोलकर उसने एकदम से गाड़ी रोक दी। रिद्धिमा बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरी और वहां से चली गई। अगला दिन रिद्धिमा इस वक्त एक कमरे के बाहर खड़ी थी और वो अंदर उत्कर्ष को देख रही थी, जो कि चुपचाप बैठा हुआ रागिनी के हाथ से खाना खा रहा था। रिद्धिमा एकदम से अंदर आकर बोली, उत्कर्ष की दुकान खिचड़ी खाने में मजा आ रहा है। उत्कर्ष उसे देखकर बोला, तो क्या खाऊं, कितने दिनों से तो यही खा रहा हूं। बोलते हुए उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिसे देखते रागिनी और रिद्धिमा दोनों को ही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। रिद्धिमा एकदम से मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, जब मैं कुछ अच्छा से बनाऊंगी तब तो उत्कर्ष की दुकान खाएगा ना। उत्कर्ष उसे देखकर बोला, मुझे अलाउड है। रिद्धिमा उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, एक दिन तो सब आलो होता है और मैं हूं ना, डोंट वरी। बोलकर उसने उत्कर्ष के फोरहेड पर किस किया और फिर तुरंत बाहर चली गई। रिद्धिमा सीधे किचन में गई और वो उत्कर्ष के लिए खाना बनाने लगी। तभी रागिनी वहां पर आकर बोली, उत्कर्ष की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना तुम्हें बेटा। रिद्धिमा एकदम से देखकर बोली, क्या बोल रहे हो मम्मा, वो मेरा छोटा भाई है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी। रागिनी लाचारी से बोली, सौतेला भाई। ये सुनते रिद्धिमा एकदम से रागिनी को देखने लगी। तभी रागिनी फिर से बोली, तुम कुछ भी बोलो लेकिन ये नहीं भूल सकते ना हम कि उत्कर्ष से ना तो मेरा खून का रिश्ता है ना तुम्हारा, वो तुम्हारे बाप की औलाद है। रिद्धिमा धीरे से बोली, मम्मा ये बात उत्कर्ष के सामने कभी नहीं आनी चाहिए, प्लीज आप उसकी मम्मा हो और मैं उसकी बड़ी बहन, बाकी मेरा बाप जो अब मर चुका है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रागिनी कुछ पल रुक कर बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि धीरज ने मुझसे इतने सालों तक सब कुछ कैसे छुपाया, कभी पता ही नहीं चला उसकी गर्लफ्रेंड थी, उनका बेटा था उत्कर्ष और ये सब। रिद्धिमा बीच में बोली, मम्मा प्लीज, उत्कर्ष ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं रागिनी बीच में बोली, डोंट टी वरी, मैं खुद नहीं चाहती हूँ उसे कुछ पता चले, तुम दोनों का बोन मैरो भी मैच नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल तो तुम दोनों के फादर एक ही है। रिद्धिमा कुछ पल रुककर बोली, वी डोंट तीनों मम्मा, हमारे फादर एक है या नहीं। मिस्टर धीरज राणा की जो गर्लफ्रेंड थी, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट। उसकी बात सुन रागिनी बिल्कुल शांत हो गई। धीरज राणा रिद्धिमा राणा के फादर और रागिनी राणा के हस्बैंड, जिनकी मौत को करीब 5 साल हो चुके थे। धीरज राणा की एक गर्लफ्रेंड थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी। जब उत्कर्ष पैदा हुआ तो धीरज को यही लगा कि उत्कर्ष उसका बेटा है और यहाँ पर रागिनी के साथ उसकी एक बेटी थी। धीरज को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, इसलिए उसने उत्कर्ष को अपना नाम दे दिया और जब उसे सबके सामने लेकर आया तब सारी चीज बिगड़ गई। रिद्धिमा ने थोड़ी देर में उत्कर्ष के लिए खाना बना दिया था, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा था। वो जैसे कुछ कहने को हुई कि तभी उसका फोन बजा। रिद्धिमा ने एक बार अपना फोन देखकर बोली, माँ मैं बाहर जा रही हूँ, कशिश आई हुई है, ठीक है आप उत्कर्ष को खिला देना, उसे बोलना कि हम रात को मूवी देखेंगे। बोलकर वो अपना बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। रिद्धिमा जैसी बाहर पहुंची, कशिश उसके पास आकर बोली, तो चल मेरे साथ। बोलकर उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया। रिद्धिमा कंफ्यूजन से बोली, कहाँ मतलब कहाँ जान है। कशिश उसे देखकर बोली, कहाँ जाने का क्या मतलब, पुलिस कंप्लेंट करने मास्टर जिंदल के खिलाफ। रिद्धिमा धीरे से बोली, कंप्लेंट कशिश, वो बहुत पावरफुल है, अगर उसने कुछ कर दिया मतलब। कशिश बीच में बोली, तो तू डर कर बैठ जाएगी। रिद्धिमा राणा तू डरपोक तो है नहीं, जहां तक मैं तुझे जानती हूँ तू किसी से नहीं डरती, तेरे लिए तेरे डिग्निटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अब क्या। उसकी बात सुन रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके आंखों के सामने बार बार कल रात का नजर घूम रहा था। कल रात को अपनी डिग्निटी खो बैठी थी, ऐसा उसे लग रहा था। रिद्धिमा अचानक से बोली, एक्चुअली यू आर राइट, मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना कशिश, मैं तो फंस रही हूँ, आई एम द विक्टिम। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और फिर एक नज़र कशिश को देखकर सीधे उसकी स्कूटी पर बैठ गई। कशिश जल्दी से स्कूटी पर बैठी और इसी के साथ वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी रोकी। वो एक नज़र कशिश को देखकर बोली, तू जा यहाँ से, मैं ये काम खुद करूंगी। कशिश कंफ्यूजन से बोली, क्यों, ऐसा क्यों मतलब। रिद्धिमा बीच में बोली, प्लीज जाना यहाँ से, मुझे खुद करना है, मैं नहीं चाहती कि मिस्टर जिंदल की नज़र में कोई और आए।
कशिश गुस्से में बोली, तू पागल है क्या, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, वो मिस्टर जिंदल साइको है, प्लीज जाना, और अगर तू नहीं जाएगी तो हम घर वापस जाएंगे। कशिश लाचारी से बोली, ओके प्लीज, एक बार जब हो जाए कॉल कर लेना। बोलकर वो अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रिद्धिमा तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। अंदर जाते ही रिद्धिमा सीधे इंस्पेक्टर के सामने गई और फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे मिस्टर आर्यांश जिंदल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर उसे देखकर बोले, अच्छा मिस्टर आर्यांश जिंदल वही ऑथर साहब, कैसे कंप्लेन है। रिद्धिमा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। उसे अपने पीछे एक प्रेजेंस महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत डर लग रहा था। वो मुड़कर देखना भी नहीं चाहते थी कि आखिर उसके पीछे था कौन। तभी एक आवाज आई, ग्रेट डिजायरेबल ट्रेजर, बिल्कुल सही जगह पर आए हो तुम। इंस्पेक्टर एकदम से खड़े होकर बोला, अरे जिंदल साहब आए, आज आपका कैसे आना हो गया, ये मैडम आपकी कंप्लेंट करने आई थी। रिद्धिमा खुद को संभालते हुए बोली, इंस्पेक्टर इन्होंने मेरे साथ। बोलते हुए एकदम से उसकी नजरें आर्यांश की तरफ चली गई, जो कि अब तक उसके बगल में आ चुका था। रिद्धिमा की हाइट ऑलमोस्ट उसके सीने तक आती थी। उसने अपने गर्दन टेढ़ी करके एक बार आर्यांश को देखा और फिर 2 कदम पीछे हट गई। इस वक्त आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखें उसे बेहद अजीब नजरों से देख रही थी। इंस्पेक्टर रिद्धिमा को देखकर बोला, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो मैडम, अब बोलो ना, इसके ऊपर आपको इल्जाम लगाना, वो इंसान सामने है, क्या हुआ अब। रिद्धिमा कभी इंस्पेक्टर को देखकर तो कभी आर्यांश को वो धीरे से बोली, मैं वो एक्चुअली इंस्पेक्टर, इन्होंने मेरे साथ वो। आर्यांश बीच में बोला, आराम से रिद्धिमा राणा। इंस्पेक्टर लड़की घबराई हुई है, पानी पिलाओ, चेयर पर बैठा हूँ, अच्छे से पूछो कि क्या हुआ है। एक्चुअली ये मेरी एडिटर है, काफ़ी टैलेंटेड एडिटर है, पर लगता है शायद मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने आए क्योंकि मैं कल डांट दिया था, है ना रिद्धिमा। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं इंस्पेक्टर ये। इंस्पेक्टर बीच में बोला, अरे मैडम कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, क्या आप इतनी सी बात पर अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती। वैसे भी आपको देखकर लग रहा है कि आपकी उम्र कम है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रही हो। कोई बात नहीं, पर अगली बार ऐसा मत करना, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। जिंदल साहब आप यहाँ पर कैसे आए। आर्यांश एकदम से इंस्पेक्टर को देखकर बोला, साउथ मुंबई में एक नई जमीन ली है मैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो हैंडल करना है तुम्हें। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल मत चिंता करिए मिस्टर जिंदल, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वही रिद्धिमा से अब वहाँ पर और नहीं रहा गया, वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर आते ही वो खुद से बोली, व्हाट द हेल रिद्धिमा राणा, इतनी कमजोर नहीं हो तुम तो फिर इतना डर क्यों लग रहा है। बोलते हुए वो बस बिना आसपास देख चली जा रही थी और चलते चलते वो रोड पर आ चुकी थी। रिद्धिमा खुद से बड़बड़ाते हुए रोड की तरफ चल रही थी और वहीं सामने से एक गाड़ी आ रही थी। इससे पहले कि रिद्धिमा और आगे बढ़ पाती, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। रिद्धिमा एकदम से किसी के सीने से टकरा गई। रिद्धिमा अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जो कि कुछ ऐसी थी कि अभी तो मेरे डिजायर्स बाकी है ट्रेजर, और अभी से तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही हो, पहले मुझे अच्छे से प्लीज करो फिर मर जाना। ये सुनते ही रिद्धिमा ने एकदम से सर उठाकर आर्यांश की तरफ देखा, जो कि उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुरा रहा था। रिद्धिमा उसे धक्का देकर बोली, व्हाट योर प्रॉब्लम मिस्टर जिंदल, तुम्हें जो चाहिए तब मिल गया ना, जस्ट लीव मी अलोन। ये सुनते ही आर्यांश ने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और अगले ही पल रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे तुरंत अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। कुछ ही पल में उसने एकदम से रिद्धिमा को गाड़ी से लगाया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तमाशा नहीं पसंद है मुझे ट्रेजर, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे रेपुटेशन का तमाशा बनाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी जिंदगी का तमाशा मैं बनाऊंगा और तुम देखती रह जाओगी। आई एम अ वेरी डेडली पर्सन, वेरी डेडली, चैलेंज मत करना मुझे। रिद्धिमा धीरे से बोली, साइको, यू आर साइको। उसकी बात सुन आर्यांश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी नज़र एकदम से रिद्धिमा के इंडेक्स फिंगर की तरफ चली गई, जिस पर छोटा सा प्लास्टर लगा हुआ था। रिद्धिमा ने जैसी आर्यांश की नज़रों को फॉलो किया, उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और आर्यांश को अलग नज़रों से देखने लगी। जस्ट 7 माई डिजायरेबल ट्रेजर, मुंबई इंडिया, कहीं इसने वापस मेरे हाथ पर अटैक किया तो। सोचते हुए रिद्धिमा ने अपना हाथ पीछे कर लिया था और वो आर्यांश को देख रही थी। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था, कहीं आर्यांश फिर से उसकी उंगली तोड़ने लग जाएगा। आर्यांश एकदम से रिद्धिमा के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक माई डिजायरेबल ट्रेजर, छुपने से बच जाओगी कुछ भी। बोलते हुए उसका एक हाथ रिद्धिमा की कमर तक पहुंच चुका था। रिद्धिमा धीरे से बोली, लीव मी।
उसकी बात सुन आर्यांश के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। अगले ही पल आर्यांश ने रिद्धिमा को कमर से पकड़े हुए एकदम से अपने पास खींचा और उसने रिद्धिमा का वही हाथ पकड़ लिया जिसकी इंडेक्स फिंगर पर प्लास्टर लगा हुआ था। रिद्धिमा चिल्लाते हुए बोली, आई सेड लीव मी मिस्टर जिंदल प्लीज। इसे आगे वो कुछ बोल पाती आर्यांश ने अपना सर थोड़ा सा और झुकाया और उसने रिद्धिमा की होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। रिद्धिमा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर आर्यांश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे किस करते हुए ही आर्यांश ने बैकसीट का दरवाजा खोला और रिद्धिमा को सीधे अंदर धक्का दिया और वो खुद उसके ऊपर आया और उसने गेट बंद कर दिया। रिद्धिमा एकदम से आर्यांश को देखकर बोली, क्या चाहिए? जब सब कुछ मिल चुका है तो और क्या चाहिए आपको? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? आर्यांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, आई वॉन्ट यू रिद्धिमा राणा। अब अपना मुंह बंद रखो और मैं जो करूं मुझे करने दो। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या अपने हाथ पैर चलाए तो याद रखना तुम्हारे भाई को ट्रीटमेंट की जरूरत अभी भी है। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नो तुम मेरे भाई को बीच में नहीं लाओगे, प्लीज नहीं। उसकी बात का आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से रिद्धिमा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रिद्धिमा अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी आर्यांश ने जानबूझकर उसके प्लास्टर वाली फिंगर को हल्का सा प्रेस किया। इस पर रिद्धिमा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो आर्यांश के टॉर्चर को चुपचाप सह रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यांश ने रिद्धिमा के होठों को छोड़ दिया और वह नीचे बैठ गया। तभी रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज हटिंग। आर्यांश ने उसके चेहरे की तरफ एक नज़र डाली और बेफिक्री भरे अंदाज में कहा, हूँ केयर्स। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों से घूरने लगी। आर्यांश ने रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए उसके कपड़ों को फाड़कर वहीं फेंक दिया। रिद्धिमा ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। करीब आधे घंटे बाद रिद्धिमा अभी भी बैक सीट पर लेटी हुई थी और आर्यांश अभी भी उसके ऊपर था। वह चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, हेलो, अंदर है कोई? ये पुलिस स्टेशन के बाहर की पार्किंग है, यहाँ पर ऐसे ही कोई गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। आर्यांश तेज आवाज में बोला, गोट इट। उसके इतना कहते ही बाहर जो भी था शायद वह वहां से चला गया। रिद्धिमा बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप लेटी हुई दूसरी तरफ देख रही थी। तभी आर्यांश ने उसके कान पर किस किया और फिर उसके कान में ही बोला, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। इज इट योर एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक? रिद्धिमा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, नॉर्मल इंसान हूं मैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया आपको मिस्टर जिंदल? आर्यांश उसके कान से लेकर उसके गाल तक अपने होंठ रब करते हुए बोला, इट्स ओके, बहुत जल्द नॉर्मल इंसान से तुम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेजर बनकर रह जाओगी, माय ट्रेजर। ये सुनकर रिद्धिमा ने एकदम से आर्यांश को देखा। वह चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रिद्धिमा का ऐसा रिएक्शन देख आर्यांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो एकदम से उसके ऊपर से हटा और फिर अपने कपड़े पहनने लगा। रिद्धिमा धीरे से बोली, मैं क्या पहनूं? तुमने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। आर्यांश ने बिना कुछ बोले रिद्धिमा के ऊपर अपना ब्लेजर फेंका और वह तुरंत बैक सीट से निकलकर आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आर्यांश ने किसी को कॉल किया और फिर ब्लूटूथ लगाकर बोला, युग, आज की सारी मीटिंग कैंसिल। दूसरी तरफ से युग बोला, व्हाट हैपन सर? आई मीन प्रमोशन के लिए मीटिंग करनी थी। फिर आर्यांश बीच में बोला, जो कहा है वो बात माननी चाहिए। युग चौधरी, ज्यादा जुबान ना चले, अगर किसी की ज्यादा जुबान चलती है तो आर्यांश जिंदल का हाथ चलता है। युग धीरे से बोला, ओके सॉरी सर। उसकी बात का आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना ब्लूटूथ ऑफ किया और फिर एक नज़र पीछे रिद्धिमा की ओर देखा, जो कि उसके ब्लेजर में सिमटी हुई बाहर देख रही थी। आर्यांश की नजरें रिद्धिमा की आंखों से होते हुए उसके होठों पर गए और वह धीरे धीरे नीचे जाने लगी। तभी रिद्धिमा एकदम से उसे देखकर बोली, स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। आर्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बट आई लाइक स्टीयरिंग यू। आर्यांश जिंदल को जो पसंद है वो आर्यांश जिंदल करता है। जो पाना चाहता है वो पाकर रहता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम रोक सको, राइट माई डिजायरेबल ट्रेजर। थोड़ी देर बाद आर्यांश ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। वह मुंबई के सबसे बड़े फेमस डिजाइनर के बुटीक के बाहर था। आर्यांश ने एक बार किसी को मैसेज किया और फिर स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां टाइप करते हुए सिटी बजाने लगा। रिद्धिमा हैरानी से आर्यांश को देख रही थी। और था आर्यांश जिंदल को वह जितना जानती थी
वो बहुत सीरियस और बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ जेंटलमैन था दुनिया की नजरों में, लेकिन ये आर्यांश जिंदल तो कुछ और ही था। पत्थर दिल, बदतमीज, किसी की परवाह न करने वाला। रिद्धिमा मन में बोली, ऐसे कैसे किसी के दो चेहरे हो सकते हैं? पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है इसने। ये है इस इंसान का असली चेहरा। रिद्धिमा अपने इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी आर्यांश ने उसके मुंह पर एक पैकेट फेंका। रिद्धिमा ने पैकेट देखा तो वो एक पेपर बैग था, शायद उसमें कपड़े थे। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, पुट ऑन योर क्लॉथ्स राइट नाउ। उसकी बात का दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना ब्लेजर एक तरफ रखा और जल्दी से कपड़े पहनने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कपड़े पहन लिए थे। वो एक नॉर्मल सा व्हाइट कलर का सनड्रेस था। रिद्धिमा आर्यांश को देखकर बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। बोलकर वो जैसे ही गाड़ी से उतरने को हुई, तभी आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, वेरी स्टूपिड गर्ल, ये हरकतें करने से बच जाओगी। रॉन्ग थॉट, फिर भी कोशिश करनी है तो करो, आई एम वेटिंग। उसकी बात का रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश की, पर वो खुल नहीं रहा था। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, क्या है, प्लीज ओपन इट प्लीज, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आर्यांश धीमी सी आवाज में बोला, माइंड योर लैंग्वेज ट्रेजर, जो बोल रही हो कहीं उसका उल्टा ना हो जाए। मेरी शक्ल तुम्हें नहीं देखनी, बट कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी तुम्हें इसी शक्ल के साथ गुजारनी पड़े। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा हैरानी से उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, यू आर साइको, जस्ट ए साइको। आर्यांश ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर उसने एफएम ऑन किया। इस वक्त एफएम पर न्यूज चल रही थी जो कुछ ऐसी थी, ऑथर आर्यांश जिंदल की नई नॉवेल जिसे लॉन्च हुए अभी करीब 3 दिन हुए हैं। द नॉवल नेम्ड एज कश्मकश इज गोइंग टू बी न्यू बेस्ट सेलर का ऑथर आर्यांश जिंदल। आर्यांश अचानक से बोला, सी माई डिजायरेबल ट्रेजर, मेरी इस नॉवेल की लॉन्च में तुम्हारा हाथ था। आफ्टर ऑल, इस नॉवेल की एडिटर भी तुम थी, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारी पहली एडिटेड नॉवल सक्सेसफुल हो रही है। रिद्धिमा धीरे से बोली, आई विश कि मैंने इस नॉवेल को हाथ भी नहीं लगाया होता। बोलकर वह बाहर देखने लगी। उसकी बात सुनकर आर्यांश के होठों की स्माइल और गहरी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी रोकी। रिद्धिमा ने एकदम से बाहर देखा, वो उसके घर के बाहर था। रिद्धिमा एकदम से उसे देखकर बोली, तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता नहीं तुम? आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, आर यू सीरियस ट्रेजर, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जिस लड़की को मैं अपने बेड पर लेकर आया हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मेरे पास। सच ए स्टूपिड गर्ल यू आर। रिद्धिमा धीरे से बोली, जस्ट लीव मी अलोन। बोलकर वह तुरंत गाड़ी से उतरी और भागते हुए अपने घर के अंदर चली गई। आर्यांश चुपचाप बैठा हुआ सामने घर के मेन गेट की तरफ देख रहा था, जहां से रिद्धिमा अंदर गई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी खतरनाक चीजें चल रही थीं, कुछ ऐसी चीजें जो रिद्धिमा राणा की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। इधर रिद्धिमा जैसे घर के अंदर पहुंची, रागिनी उसके पास आकर बोली, तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए? रिद्धिमा कुछ पल रुककर बोली, वो मम्मा कशिश के साथ गई थी ना मैं, तो फिर कपड़ों पर कुछ गिर गया था तो मैंने चेंज कर लिया। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। बोलकर वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। उसने गेट बंद कर दिया। रिद्धिमा खुद से बोली, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये इंसान मेरे साथ खेल रहा है, इसने मेरी बॉडी को मजाक बना कर रखा है। रिद्धिमा सोचो डू समथिंग बोलते हुए इधर उधर घूम रही थी और कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने एकदम से कशिश को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वह बोली, उत्कर्ष के ट्रीटमेंट के लिए उसे महाराष्ट्र से बाहर भेजना है। दूसरी तरफ से कशिश बोली, व्हाट, बाहर क्यों? क्या हुआ? मतलब तूने पहले ही बता। रिद्धिमा कुछ पल रुककर बोली, बाद में बताऊंगी, पहले जो बोला है उसका ध्यान दे। मम्मा और उत्कर्ष उन दोनों को यहाँ से भेजना है, दिल्ली भेजना है उन्हें, प्लीज हेल्प कर देना मेरी प्लीज। कशिश जल्दी से बोली, तुझे मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। मैं दिल्ली के लिए अरेंजमेंट करवाती हूँ, तू रागिनी आंटी और उत्कर्ष से बात कर ले। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिद्धिमा ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। उसके गर्दन कॉलर पर हर जगह बाइट मार्क थे जो बालों से छुपे हुए थे। उसने एक बार अपने बालों को सही किया और तुरंत बाहर गई। रागिनी जैसे उसे देखकर कुछ बोलती कि तभी रिद्धिमा बोली, मम्मा आपको उत्कर्ष के साथ दिल्ली जाना पड़ेगा। रागिनी कंफ्यूजन से बोली, क्यों, दिल्ली क्यों? रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहां पर उत्कर्ष का ट्रीटमेंट होगा और उसे डोनर भी मिल जाएगा।
आप जाओगे ना लेकर प्लीज, उत्कर्ष को ठीक करना जरूरी है। रागिनी परेशानी से बोली, पर बेटा तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहोगी? रिद्धिमा धीरे से बोली, मैं रह लूंगी मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन उत्कर्ष बच्चा है, हमें उसे ठीक करना है ना, तो फिर उसके ट्रीटमेंट में कमी नहीं छोड़ूंगी। और मुझे पैसों की अरेंजमेंट भी करनी है। ओके। रागिनी ने कुछ पल रिद्धिमा को देखा और फिर उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, तुम ठीक हो ना? ये सुनते ही रिद्धिमा की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने एकदम से खुद को संभाला और बोली, यस मम्मा, मैं उत्कर्ष को देखकर आती हूँ एक बार। वो तुरंत वहां से सीधे उत्कर्ष के कमरे में चली गई। रात का वक्त, रागिनी और उत्कर्ष की पैकिंग हो चुकी थी। वो दोनों आज रात को ही दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। रिद्धिमा उन्हें यहाँ पर नहीं रहने देना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था कि आर्यांश उसकी फैमिली को टारगेट कर सकता था। रागिनी और उत्कर्ष को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद रिद्धिमा एयरपोर्ट से निकली। अब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स थी। रिद्धिमा खुद से बोली, फाइनली सब कुछ सेफ है मम्मा, और उत्कर्ष यहाँ से दूर रहेंगे, और मिस्टर जिंदल को मैं खुद हैंडल करूंगी। बोलते हुए वो चले जा रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। रिद्धिमा की नजरें सामने गाड़ी की तरफ चली गई। गाड़ी से होते हुए उसकी नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आर्यांश जिंदल की तरफ गई। वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। वही आर्यांश धीरे से बोला, दिस इज गोना लॉन्ग नाइट माई डिजायरेबल ट्रेजर। च8 आई वॉन्ट यू। मुंबई इंडिया। रात का वक्त। एयरपोर्ट के बाहर रिद्धिमा खड़ी चुपचाप अपने सामने गाड़ी में बैठे हुए आर्यांश को देख रही थी। आर्यांश रिद्धिमा को देखते हुए एकदम से अपनी गाड़ी स्टॉप की और अगले पल वो गाड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। रिद्धिमा हैरानी से बोली, नहीं, उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो तुरंत जल्दी से एक तरफ हुई और गाड़ी बिना रुके आगे निकल गई। रिद्धिमा की धड़कन इस वक्त शोर कर रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखें फाड़े आर्यांश की जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। आर्यांश ने उसकी तरफ गाड़ी चलाई थी। अगर वो साइड नहीं होती तो गाड़ी अभी तक उसे मार चुकी होती। उसका एक्सीडेंट हो चुका होता। रिद्धिमा खुद से बोली, ये क्या था और इसे मैं दिखी नहीं क्या? नहीं, रिद्धिमा यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये पागल पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। इतना बोलकर उसने खुद को शांत किया और वहां से जल्दी से निकली। रिद्धिमा सीधे ऑटो के पास गई। वो जैसे ही ऑटो में बैठने वाली थी कि तभी अचानक से आर्यांश की गाड़ी एक बार फिर से उसके सामने आकर रुकी। अब रिद्धिमा की हालत डर के मारे खराब होने लगी थी। आर्यांश उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। ऑटो ड्राइवर रिद्धिमा को देखकर बोला, क्या हुआ मैडम, खड़ी क्यों हो? कहाँ जाना है? जल्दी बताओ, देर हो रही है। रिद्धिमा होश में आकर बोली, भैया घर जाना है और कहीं नहीं जाना है। आप चलो, मैं बताती हूँ, बोलकर वो तुरंत ऑटो में बैठ गई। वहीं उसकी इस हरकत पर आर्यांश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट की। उसकी गाड़ी ऑटो के साथ बराबर में चल रही थी। रिद्धिमा कभी सामने देखती तो कभी आर्यांश की गाड़ी को। रिद्धिमा धीरे से बोली, भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। ड्राइवर गुस्से में बोला, क्या बोल रही हो मैडम, चला तो रहो, अब आपके लिए ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ सकता ना। मुझे पैसे भरने पड़ जाएंगे और फिर आप लोग बोलोगे कि गलती मेरी थी, ऐसे नहीं होता। रिद्धिमा घबराते हुए बोली, प्लीज आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। ड्राइवर ने एक बार मुड़कर रिद्धिमा की तरफ देखा और फिर उसने बिना कुछ बोले ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। अचानक से ऑटो वाले ने ऑटो रोका और धीरे से बोला, ये क्या हुआ? रिद्धिमा तेज आवाज में बोली, क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने आपको स्पीड बढ़ाने के लिए बोला था, रोकने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर बीच में बोला, मैडम पहले तो शांत हो जाओ, मुझे देखने दो कि हुआ क्या है। बोलकर ड्राइवर ऑटो से उतरा और फिर उसने सब कुछ चेक किया। उसके ऑटो का टायर पंचर हो चुका था। ड्राइवर गुस्से में बोला, अरे मैडम, आपके चक्कर में टायर पंचर हो गया। शॉर्टकट ले रहा था मैं। एक काम करो, आप यहाँ से उधर जाओ, थोड़ी दूरी पर आपको दूसरी ऑटो मिल जाएगी। रिद्धिमा धीरे से बोली, दूसरी ऑटो? बोलते हुए उसकी नज़र एक बार फिर से बाहर गई। अब उसे आर्यांश की गाड़ी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। रिद्धिमा कंफ्यूजन से ऑटो से निकली हुई ऑटो वाला ऑटो लेकर वहां से चला गया। रिद्धिमा खुद से बोली, मिस्टर जिंदल नहीं है यहाँ पर, आई एम सेफ। बोलकर उसने गहरी सांस ली, फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रिद्धिमा ऐसे ही चले जा रही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई। वो खुद से बोली, कितना खराब दिन है, क्या हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम साथ ही जा रही है, कहाँ जाऊं मैं? उसके इतना कहते ही पीछे से हॉर्न बजाने की आवाज आई। रिद्धिमा ने एकदम से मुड़कर आर्यांश की गाड़ी को देखा।
आर्यांश गाड़ी में बैठा हुआ आराम से रिद्धिमा को देख रहा था। वही रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कहाँ उसे लग रहा था कि आर्यांश जा चुका होगा, लेकिन वो यहीं पर था। रिद्धिमा ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त वो रोड खाली था। अगर कोई ऑटो चाहिए तो उसे करीब 10 मिनट की दूरी पर लोकल मार्केट वाले रिद्धिमा में जाना था, बट यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकती थी। आर्यांश ने अपनी गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ाए और फिर रिद्धिमा के बगल में रोकते हुए बोला, What happened, my desirable treasure? चूहा बिल्ली के खेल में मजा आया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ। वेरी बैड नॉट ट्रेजर, तुम फंस गई। रिद्धिमा धीरे से बोली, लीव मी, मैं अपने घर जा रही हूँ, और खबरदार मिस्टर जिंदल, अगर तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो। आर्यांश सामने देखते हुए बोला, डैम ट्रेजर, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, बल्कि तुम मेरे पास आओगी। अब तुम खुद आकर के गाड़ी में बैठोगे या फिर मुझे उत्कर्ष के डोनर को उठाना पड़ेगा। टेल मी, क्या चाहिए तुम्हें? रिद्धिमा हैरानी से बोली, व्हाट? मिस्टर जिंदल, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो ना? उसके इतना कहते ही आर्यांश ने अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से एकदम से रिद्धिमा की एमरल्ड ग्रीन आंखों में देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आज नेवर लाई, माई ट्रेजर। इतना ट्रस्ट कर सकती हो तुम मुझ पर, माई डिजायरेबल ट्रेजर, आई नेवर लाई। फिर चाहे तो किसी के जान लेने की बात हो या फिर किसी को जिंदगी देने की बात हो। उसके बाद सुन, रिद्धिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। एक बार फिर से वो मजबूर हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे जाकर के पैसेंजर सीट पर बैठ गई। आर्यांश ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसका एक हाथ रिद्धिमा के हाथ तक आ चुका था। रिद्धिमा अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, डोंट टच मी। आर्यांश सामने देखते हुए बोला, बिना छुए बात कहाँ आगे बढ़ेगी ट्रेजर? मुझे तुम्हें छूना पड़ेगा। रिद्धिमा चिल्ला कर बोली, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे ये फील करवा रहे हो कि मेरी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में, जबकि ऐसा नहीं है। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकती। आर्यांश सार्कास्टिकली बोला, बट ट्रेजर, यू आर इन माई कंट्रोल। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, जिस दिन तुमने मेरी ईगो को हट किया था ना, रिजेक्शन देकर, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। उसकी बात सुन रिद्धिमा एकदम से सुन्नी पड़ चुकी थी। वो चुपचाप आर्यांश को देख रही थी। इसके आगे आर्यांश ने कोई बात बोलना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद उसने अपने विला के बाहर गाड़ी रोकी और फिर सामने देखते हुए बोला, गेट आउट ऑफ माई कार। रिद्धिमा धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू गो होम। आर्यांश उसे देखकर बोला, घर है तुम्हारे पास? उस बकवास से जगह को अगर तुम घर बना रही हो ट्रेजर, तो 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे उसको कॉल घर का वजूद मिटाने में। रिद्धिमा ने कुछ पल आर्यांश को घूरा और वो तुरंत गाड़ी से उतरकर विला की तरफ बढ़ गई। रिद्धिमा जैसे ही विला के अंदर पहुंची, संजना एकदम से उसके सामने आकर बोली, आप मतलब आप तो वही हो ना जो उस दिन आई थी और वो चेक लेकर गुस्से में निकली थी? रिद्धिमा गुस्से में बोली, रिद्धिमा राणा नाम है मेरा। संजना धीरे से बोली, ओके मिस राणा, आप यहाँ पर क्या कर रही हो ऐसे? इतना बोलते ही उसकी नज़र एक बार आर्यांश की तरफ चली गई जो कि अंदर आ रहा था। उसे देखते ही संजना तुरंत वहां से चली गई। रिद्धिमा एकदम से आर्यांश की तरफ मुड़कर बोली, क्या चाहिए तुम्हें मिस्टर जिंदल? जो चाहिए साफ साफ बोल, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ो। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, साफ साफ तो बोला मैंने ट्रेजर, आई वॉन्ट यू। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, यू कैन प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। आर्यांश ने एकदम से रिद्धिमा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और झुककर उसके कान में बोला, यू नो वॉट, ऐसी भीगी हुई तुम कितनी हॉट लगती हो, जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड। रिद्धिमा धीरे से बोली, नो मुझे नहीं सुना, यू आर साइको। आर्यांश ने बिना कुछ बोल रिद्धिमा के होठों पर अपने कान टिकाए और फिर अगले ही पल वो पीछे हट गया। रिद्धिमा कुछ कह पाती कि तभी आर्यांश बिना किसी भाव के बोल, चेंज योर क्लॉथ्स, वरना पछताना तुम्हें पड़ेगा। संजना, इसका हुलिया ठीक करो, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। रिद्धिमा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी संजना वहां आकर बोली, मैडम कम विद मी। रिद्धिमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। संजना के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा इस कमरे में थी जहां पर 2 बार आ चुकी थी। वो गेस्ट रूम ही था क्योंकि आर्यांश अपने किसी भी फ्लिंग को अपने कमरे तक नहीं पहुंचने देता था। संजना ने रिद्धिमा को कपड़े निकाल कर दिए। रिद्धिमा बिना कुछ बोले वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद में वॉशरूम से बाहर आए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत परेशान थी। तभी संजना उससे बोली, मैडम सर ने आपको रेडी रहने के लिए कहा है। मैं जा रही हूँ। ओके।
बोलकर वहां से चली गई। रिद्धिमा धीरे से बोली, रेडी रहने के लिए। नहीं, मैं नहीं होने वाली, अब उसे कुछ नहीं करने दूंगी। बोलकर वो जैसे ही बालकनी की तरफ बढ़ी, तभी एक आवाज आई। रिद्धिमा ने एकदम से मुड़कर गेट की तरफ देखा। आर्यांश गेट पर खड़ा था और उसने दरवाजा बंद कर दिया था। रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर जिंदल, आप कुछ नहीं कर सकते। अब नहीं। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, किसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता? आई कैन डू एनीथिंग माई डिजायरेबल ट्रेजर एंड यू आर माई डिजायर। पहली बार लाइफ में किसी पर नजर इस कदर टिकी है, नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही रिद्धिमा से अब और नहीं रहा गया। उसने एकदम से आगे बढ़कर आर्यांश का कॉलर पकड़ा और चिल्लाकर बोली, क्या प्रॉब्लम है? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? बहुत से मिल जाएंगे तुम्हें जो अपनी मर्जी से तुम्हारे बैग पर आना चाहेंगी, बट वाई मी? मैं ही क्यों? तुम्हारे डिजायर मुझ पर आकर क्यों रुकी है? लड़कियों की कमी है कि दुनिया में? आई एम वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी गर्ल। मिस्टर जिंदल, प्लीज लीव मी। आर्यांश ने कुछ पल रिद्धिमा की एमरल्ड ग्रीन आंखों में देखा और अगले ही पल उसने रिद्धिमा को जोर से धक्का दिया। रिद्धिमा सीधे जमीन पर गिर गई और वो हैरानी से आर्यांश को देखने लगी। अगले ही पल आर्यांश पंजों के बल बैठ और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, यू आर वेरी ऑर्डिनरी गर्ल, रिद्धिमा राणा, कैरेक्टरलेस में बी। रिद्धिमा चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस्टर जिंदल, यू कैन टक। तुम मेरे कैरेक्टर पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब कैरेक्टर पर क्वेश्चन तुम्हारे होना चाहिए, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले होते कौन हो तुम? खुद इतनी लड़कियों के साथ सोते तुम हो और कैरेक्टरलेस मैं बन गई, कहाँ का लॉजिक गई है? आर्यांश उसके जबड़े पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, आर्यांश जिंदल का लॉजिक है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात, और अगर नहीं समझ में आता है तो योर प्रॉब्लम ट्रेशर। बोलकर उसने झटके से रिद्धिमा को छोड़ा और फिर अगले ही पल खड़ा होकर बोला, ऑन बेड राइट नाउ। रिद्धिमा खड़ी होकर बोली, बिल्कुल भी। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश ने उसे बैक पर धक्का दिया और अगली पल खुद उसके ऊपर आ गया। रिद्धिमा गुस्से से आर्यांश को घूर रही थी। तभी आर्यांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, यू नो डिजायरेबल ट्रेजर, अभी तक मैं तुम्हें फुर्सत से देखा नहीं है। लाइट्स अरे ऑन, यू नो व्हाट आई मीन। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी इस हरकत पर आर्यांश की स्माइल और गहरी हो चुकी थी। उसने हल्का सा आगे बढ़कर नाइट स्टैंड पर एक बटन दबाया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑफ हो गई। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर बालकनी से आई हुई हल्की हल्की रोशनी थी। एक बार फिर से रिद्धिमा के साथ वही हुआ। पता नहीं क्यों वो चाह रही थी, तो भी आर्यांश को रोक नहीं पा रही थी। आर्यांश उसके साथ अपनी मर्जी करता चला गया और 1.5 घंटे बाद रिद्धिमा थक-हार कर चुपचाप बेड पर पड़ी हुई थी और बालकनी की तरफ देख रही थी। आर्यांश अपनी टी शर्ट पहनते हुए बोला, यू नो ट्रेशर, अभी रात खत्म नहीं हुई है। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की नज़र खुद ब खुद उसकी तरफ चली गई। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक, अपनी फैमिली को दिल्ली भेज दोगी और बैग जाओगी? सो स्टूपिड, यू आर माई डिजायरेबल ट्रेजर। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की आंखें एकदम से फैल गई। चेन्नई डिजायर टू ब्रेक योर ट्रेजर, मुंबई इंडिया। रात का वक्त। आर्यांश की बात सुन रिद्धिमा बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी थी। वो चुपचाप आर्यांश को देख रही थी। उसने रागिनी और उत्कर्ष को यहाँ से भेजा ही इसलिए था ताकि आर्यांश चाहकर भी उन तक न पहुँच पाए, लेकिन आर्यांश जो बोल रहा था इसका साफ मतलब था कि वो जानता था कि उत्कर्ष और रागिनी कहाँ पर थे और वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था। आर्यांश एकदम से चुटकी बजाकर बोला, व्हाट हैपन डिजायरेबल ट्रेजर, कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। रिद्धिमा एकदम से उठते हुए बोली, तुम उन्हें तो कुछ नहीं करोगे प्लीज? बोलते हुए वो धीरे से बेड से खड़ी हुई। उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अभी उसे अपनी फैमिली की पड़ी थी। आर्यांश की नजरें एक बार वापस से रिद्धिमा के बॉडी पर जाने लगी। तभी रिद्धिमा ने जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर खुद को पूरी तरीके से ढक लिया। आर्यांश सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें सच में लगता है ट्रेजर कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड ब्लैंकेट तुम्हें मुझसे बचा लेगा? रिद्धिमा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम्हारी नजरों से तो बचा ही लेगा ना प्लीज। डोंट टी इन्वॉल्व माई फैमिली, उनकी क्या गलती है? उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और इससे आगे वो कुछ बोल पाते कि तभी आर्यांश के 2 कदम उसकी तरफ बढ़े। रिद्धिमा की बोलती एक बार फिर से बंद हो गई और वो एकदम से दीवार से टिककर आर्यांश को देखने लगी। आर्यांश उसके बेहद करीब आकर रुका। उसने रिद्धिमा के सर के दोनों तरफ दीवार पर अपने दोनों हथेलियां टिकाए और झुककर उसके कान में बोला,
ट्रेशर तुम्हारी उसे फैमिली ने कुछ नहीं किया पर तुमने तो किया ना, पहले रिजेक्शन और दूसरा थप्पड़। तुम्हें लगता है कि मैं वो भूल जाऊंगा? बिलीव मी माई डिजायरेबल ट्रेशर, ना तो खुद भूलूंगा ना तुम्हें भूलने दूंगा। और व्हाट डू यू थिंक, दिल्ली भेजोगी और फैमिली बच जाएगी? मुझे साइको बोलते और तुम्हें समझ में नहीं आता कि साइको कैसे हो सकते हैं? सो इनोसेंट यू आर। रिद्धिमा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, सॉरी ओके, आई एम सॉरी, मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज अब तो सब कुछ बंद कर दो, मैं तुम्हारी पब्लिशिंग हाउस को भी छोड़कर चली जाऊंगी, मैं रिजाइन कर दूंगी। और आर्यांश बीच में बोला, किसने बोला कि मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए? उसके इतना कहते ही रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली और वो अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों में सवाल लेकर आर्यांश को देखने लगी। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू ब्रेक यू। मुझे तुम्हें इस कदर तोड़ना है कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ मुझे पहचानो। व्हेन आई टोल्ड यू यू आर माई डिजायर देन आई मीन इट। डिजायर मतलब चाहत, तुम्हारी चाहत लगी है मेरे दिल में, एक ऐसी डिजायर जो तुम्हें तोड़ना चाहती है और तबाह भी करना चाहती है, तो मैं करूंगा। उसकी बातें रिद्धिमा को डरा रही थी। अब तक रिद्धिमा को ये लगता था कि शायद वो सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब आर्यांश की बातें ऐसी थी मानो वो उसे तबाह करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, आई एम नॉट योर डिजायर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? ना तो मैं डिजायर हूँ ना कोई ट्रेजर हूँ, आई एम नथिंग, जस्ट लीव मी। आर्यांश 2 कदम पीछे हटकर बोला, माई डिजायरेबल ट्रेजर टेल मी वन थिंग, यू लिव मी। ये शब्द तुमने कितनी बार उसे कर लिया, थकती नहीं हो क्या? रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नहीं थकती, बार बार बोलूंगी जब तक तुम मुझे। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आर्यांश ने एकदम से कॉफी टेबल पर रखा हुआ अपना ग्लास उठाकर उसमें रखी हुई वाइन सीधे रिद्धिमा के ऊपर फेंकी। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसका चेहरा वाइन से भीग चुका था। वही वो वाइन उसके चेहरे से होते हुए उसके गले से होकर ब्लैंकेट के अंदर छुपता चला गया। रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली और उसने एकदम से आर्यांश को देखा जो अपनी लस्टी नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन नजर आ रहा था और वो था लस्ट। रिद्धिमा कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही आर्यांश ने उसे एकदम से अपने पास खींचा और इन्हीं सारी चीजों में रिद्धिमा के हाथ से ब्लैंकेट छूटकर नीचे गिर गया। वही आर्यांश ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो रिद्धिमा के होठों से उसके ऊपर गिरी हुई वाइन को टेस्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने रिद्धिमा के होठों को छोड़ा और उसे हल्का सा धक्का देकर बोला, दिस इज योर प्लेस। रिद्धिमा ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया, उसने वापस ब्लैंकेट उठाकर खुद को ढक लिया। आर्यांश एक सोफे पर बैठकर बोला, रिमूव अ ब्लैंकेट अदरवाइज आई ल रिमूव योर फैमिली फ्रॉम द अर्थ। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज डोंट प्ले दिस। दे तो दी तुमने मुझे सजा, और कितना। आर्यांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने एकदम सपना फोन उठाया, कुछ पल में कॉल पिक हुआ। आर्यांश रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, रागिनी राणा और उसके साथ एक 15 साल का बच्चा होगा, उत्कर्ष राणा। उनके दिल्ली पहुंचते ही उनका काम। रिद्धिमा बीच में बोली, ना, मैं कर रही हूँ बोलकर उसने ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कुछ ही पल में ब्लैंकेट वापस से नीचे गिर चुका था। आर्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस नजर रखने की जरूरत है, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आर्यांश ने अपना ग्लास उठाया और फिर अपने गिलास में वाइन डालकर वो रिद्धिमा को देखते हुए अपनी वाइन एंजॉय कर रहा था। वही रिद्धिमा अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ी ये बेइज्जती बर्दाश्त कर रही थी। पर क्या आर्यांश को फर्क पड़ता था? बिल्कुल नहीं, उसे कोई मतलब नहीं था रिद्धिमा क्या फील कर रही थी। उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी से मतलब था जो उसकी आंखों के सामने थी। करीब आधे घंटे बाद ऐसे ही रहने के बाद रिद्धिमा से और नहीं रहा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। आर्यांश को जो करना था करे, लेकिन रिद्धिमा उसे ऐसी सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाली थी कि वो सच में टूट रही थी। आर्यांश एकदम से खड़ा होकर बोला, मैं बोर होने लगा, ट्रेजर इतना काफी है। बोलकर उसने अपनी टी शर्ट निकालकर सीधे रिद्धिमा की तरफ फेंका और फिर बाहर चला गया। रिद्धिमा ने एक नज़र उसकी टी शर्ट को देखा और फिर जल्दी से वो टी शर्ट पहन ली। रिद्धिमा ने जल्दी से गेट बंद किया और वो वही गेट से ठीक कर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर एक डिटर्मिनेशन भी था। डिटर्मिनेशन इस बात का कि चाहे जो हो जाए वो आर्यांश की ये डिजायर कभी पूरी नहीं होगी, कि वो टूट जाएगी। नेवर। रिद्धिमा राणा टूटने वालों में से नहीं थी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा धीरे से बोली, तोड़ना चाहते हो तुम मुझे, कोशिश करो मिस्टर आर्यांश जिंदल, मेरे साथ जितना खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन वादा है मेरा रिद्धिमा राणा टूटेगी तो नहीं। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और खड़ी हो गई। उसकी नज़र एक बार अपने कपड़ों पर गए जो कि एक कोने में पड़े हुए थे और फट गए थे।
उसके पास अब अपने कपड़े नहीं थे, उसे कपड़ों की जरूरत, उसे यहाँ पर रहना नहीं था। रिद्धिमा बेड पर बैठी और वो कुछ सोचने लगी। उसकी नज़र एक बार नाइट स्टैंड पर रखे अपने फ़ोन की तरफ गई। कुछ पल अपने फ़ोन को देखने के बाद धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अगली सुबह रिद्धिमा की धीरे धीरे आंखें खुली। एक बार चारों तरफ देखने के बाद उसे कल रात की सारी चीज़ याद आने लगी। वो खुद से बोली, मैं यहाँ पर सो कैसे गई, मुझे कल रात को ही निकलना था। और बोलते हुए एक बार उसकी नज़रें अपने ऊपर गई। उसने अभी भी आर्यांश की शर्ट पहनी हुई थी। रिद्धिमा कुछ सोच रही थी कि तभी बाहर से दरवाजा नॉक हुआ। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, कौन है? बाहर से संजना की आवाज़ आई। मैं संजना, वो आपको कपड़े देने थे। ये सुनते ही रिद्धिमा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। संजना के हाथ में एक पेपर बैग था। रिद्धिमा ने उसके हाथ से पेपर बैग लिया और वापस उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रिद्धिमा ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किया। उसके दिमाग में एक डाउट था, अभी तक उसने जो भी कपड़े यहाँ पर पहनी थी वो सारे कपड़े उसके साइज के थे। रिद्धिमा धीरे से बोल, क्या सोच रही हूँ मैं? वो आर्यांश जिंदल, ऑफ कोर्स उसे मेरा साइज पता होगा। बोलते हुए उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। उसने एक सिंपल सा ब्लश पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि अंकल लेंथ तक का था। रिद्धिमा ने कुछ पल खुद को देखा और वो तुरंत वहां से निकल गई। वो जैसे ही नीचे पहुंचे उसकी नज़र युग की तरफ से लेकर जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। युग रिद्धिमा को देखकर बोला, आप यहाँ पर? रिद्धिमा जैसे कुछ कहने को ही तभी उसके पीछे से आवाज आई, ऑफ कोर्स युग, अब अगर किसी को पनिशमेंट देनी होगी तो उसे सामने लाना पड़ता है ना, तो ये यहाँ पर है, अपनी सजा लेने आई थी। ये सुनते ही रिद्धिमा ने एकदम से मुड़कर आर्यांश को देखा और वो सीधे उसके सीने से टकरा गई। आर्यांश रिद्धिमा की कमर पर हाथ रखकर बोला, संभाल कर माय डिजायरेबल ट्रेजर, अगर गिर गई, तुम्हें चोट लग गई तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि दर्द देने का हक तो मेरा है ना। ये बात उसने धीरे कही थी कि सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा को सुनाई दिया था। वही युग कंफ्यूजन से उन दोनों को देख रहा था। रिद्धिमा एकदम से आर्यांश का हाथ हटाकर बोली, मैं जा रही हूँ। बोलकर एक नज़र युग को देखकर वो तुरंत वहां से निकल गई। युग आर्यांश को देखते हुए बोला, सर, आपको नहीं लगता कि आप ऐसे किसी एक लड़की के पीछे, क्योंकि आप एक लड़की के पीछे नहीं जाते ही, जस्ट वन टाइम राइट? आर्यांश उसे देखकर बोला, वन टाइम हो या लाइफ टाइम, इट्स माई चॉइस, अपनी नाक घुसाना बंद करो युग चौधरी। युग धीरे से बोला, ओके सॉरी सर, वो कर्नाटक में जो नया पब्लिशिंग हाउस खुलने वाला है, मुझे उसको लेकर के आपसे थोड़ी बात करनी थी। आर्यांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम की तरफ जाते हुए उसने अपने फोन पर कुछ किया और खुद से बोला, फॉर यू ट्रेजर, इतना तो बनता है। बोलते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इधर रिद्धिमा बाहर पहुंची। उसने तुरंत कशिश को कॉल किया और कॉल पिक होती वो बोली, बात करना चाहते हैं, तुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया? कशिश कुछ पल रुक कर बोली, तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कहाँ से चलेगा? रिद्धिमा, तुमने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की, यू डिडंट इन्फॉर्म मी, हो क्या रहा है? बस ऐसे ही रागिनी आंटी उत्कर्ष को दिल्ली भेज दिया, रिद्धिमा से बोली वो। इतना बोलकर वो कुछ पल रुकी और फिर उसने कशिश को सारी चीज बता दी। कशिश हैरानी से बोली, व्हाट द हेल, इसका मतलब तो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकती? रिद्धिमा, ये गलत हो रहा है, ऐसे तो तू फंस चुकी है। रिद्धिमा धीरे से बोली, फंस चुकी हूँ, लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। रिद्धिमा एक नज़र अपने फ़ोन को देखकर बोली, कशिश, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिद्धिमा चलते हुए सीधे रोड तक आ चुकी थी। उसने एक बार अपने फ़ोन पर आया मैसेज चेक किया और उसे देखते ही उसके कदम रुक गया और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। चटेल रिद्धिमा की कीमत, मुंबई, इंडिया, ये सब क्या है? रिद्धिमा हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसके अकाउंट में करीब 10 लाख रुपए अभी ट्रांसफ़र किए गए थे। रिद्धिमा धीरे से बोली, इतने सारे पैसे कोई? इतना बोलते वो रुक गई। अचानक उसके दिमाग में एक बात हिट कर गई। रिद्धिमा धीरे से बोली, मिस्टर आर्यांश जिंदल, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद लोगे। बोलकर वो वापस जाने के लिए मुड़ गई। थोड़ी देर में रिद्धिमा वापस से जिंदल विला के बाहर थी। वो बिना एक पल गंवाए अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक गार्ड ने उसे रोककर बोला, सॉरी मैडम, पर आप अंदर नहीं जा सकती। रिद्धिमा हैरानी से बोली, क्यों नहीं जा सकती? अभी तो मैं यहाँ से निकली हूँ ना। फिर गार्ड बिना किसी भाव के बोला, निकल चुकी है मैडम, अब दोबारा अंदर नहीं जा सकती। सर का ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं आने देना। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, शट अप, तुम्हारे सर के ऑर्डर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अंदर जाना है। बोलकर वो आगे बढ़ाने को हुई, तभी गार्ड ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। रिद्धिमा खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ पर हल्की सी चोट लग गई।
उसकी हथेली का एक हिस्सा थोड़ा छिल गया। रिद्धिमा ने अपने हाथ की तरफ देखा और उस गार्ड की तरफ जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो गार्ड तेज आवाज में बोला, कहा ना मैडम अंदर नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। रिद्धिमा खड़ी होकर बोली, यहाँ से हिलूंगी नहीं मैं और अंदर जाकर रहूंगी। डॉन टवरी जबरदस्ती कोशिश नहीं करूंगी बल्कि तुम लोग खुद दरवाजा खोलोगे। बोलकर वो वही विला के सामने वाले बने हुए पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गई। विला से कहीं से भी देखा जाए तो वो बेंच सामने दिख रहा था, उस पर बैठी हुई रिद्धिमा किसी को भी दिख सकती थी। करीब 2 घंटे बाद युग विला से बाहर निकाला, उसकी नज़र एक बार रिद्धिमा की तरफ गई। वो उसकी तरफ बढ़ना चाहता था लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की तो आर्यांश जिंदल का कहर उस पर आ सकता है। वो मन में बोला, यू आर सो इनोसेंट, पता नहीं कैसे फंस गई तुम यहाँ पर, काश तुम कभी मिस्टर जिंदल से टकराई ना होती। ये सारी चीज सोचते हुए वो भी वहां से निकल गया। रिद्धिमा ने युग को जाते हुए देख लिया था लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो धीरे से बोली, जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से, मुझे खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर जिंदल, तुम अपने किए को ऐसे नहीं बदल सकते। ये सारी चीज सोचते हुए रिद्धिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से रात हो गई पर रिद्धिमा अपनी जगह से नहीं हिली और किसी ने उसे हिलने के लिए कहा भी नहीं। रिद्धिमा चुपचाप उस विला की तरफ देख रही थी। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से उठ भी सके। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, उसकी आंखें भारी हो चुकी थी, उसके सर में तेज दर्द था, साथ ही उसे भूख लगी हुई थी जिसकी वजह से उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो भूखी प्यासी एक जगह पर बैठी हुई थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, कोई इतना बड़ा साइको कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें गुस्से में साइको कहा था लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम सच में वही हो। थोड़ी देर में धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी थी। रिद्धिमा ने एक बार आसमान की तरफ देखा और उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वो एकदम से खड़ी हुई और फिर सीधे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई ताकि वो ज्यादा भीगे ना। रिद्धिमा अपने बाल को झाड़ते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नज़र सीधे विला के एक फ्लोर पर गई जिसके विंडो से आर्यांश उसे देख रहा था और वो आराम से अपने सिगरेट एंजॉय कर रहा था। रिद्धिमा अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों से आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखों में देख रही थी, जिन आंखों में ना तो कोई पछतावा था, न कोई रहम, न कोई एहसास था, तो सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन। रिद्धिमा मन में बोली, आई हेट यू। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी नजरें फेर ली। वही आर्यांश तिरछा मुस्कुराया और उसने विंडो बंद किया और तुरंत पीछे हट गया। रिद्धिमा अभी भी वहीं पर खड़ी थी पर अब वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। उसकी आंखों के सामने हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। इधर आर्यांश सीधे अपने बेडरूम में गया। उसका बेडरूम उसकी पर्सनैलिटी से थोड़ा अलग सा था। रॉयल ब्लू कलर के साथ ग्रे कलर एक अलग कॉम्बिनेशन था उसके बेडरूम का। वो मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा था। आर्यांश बेड पर बैठा और वो कुछ सोचने लगा। वो धीरे धीरे अपना एक पैर हिलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रिद्धिमा का चेहरा आ रहा था और उसके चेहरे के साथ साथ उसकी वो बॉडी जो उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर कंट्रोल करने की चीज नहीं थी, ना ही इसका कोई सॉल्यूशन था। आर्यांश धीरे से बोला, ट्रेजर, माई डिजायरेबल ट्रेजर, मेरे दिमाग में कब्जा करके अपने लिए खतरा बढ़ा रही हो तो कोई बात नहीं, झेलना तो तुम्हें पूरी जिंदगी पड़ेगा। फिर बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आर्यांश ने एक बार बाहर देखा और फिर अगले ही पल वो खड़ा हुआ और तुरंत बेडरूम से निकल गया। इधर पेड़ के नीचे खड़ी रिद्धिमा जो कि अब हिम्मत हारने लगी थी। वो मेंटली स्ट्रांग बन सकती थी लेकिन फिजिकली एक लेवल के आगे वो नहीं टिक सकती थी और वही हो रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, कंट्रोल रिद्धिमा राणा, कमजोर नहीं पड़ना प्लीज, कंट्रोल। बोलते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाया और वो गिरने लगी। रिद्धिमा जमीन को छू भी पाती कि तभी किसी ने एकदम से उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। ये फ्रेग्रेंस वो अच्छे से पहचानती थी। आर्यांश जिंदल के फ्रेग्रेंस को कभी नहीं भूलने वाली थी। रिद्धिमा एकदम से आर्यांश से दूर हुई और उसे घूरने लगी। रिद्धिमा एकदम से आर्यांश को अपने पास खींचकर बोली, व्हाट डू यू थिंक, क्या समझते हो तुम खुद को? पैसे देकर मुझे खरीदना चाहते हो? मेरी कीमत लगा रहे हो 10 लाख। क्या हूं मैं, कोई चीज हूं क्या जिसे तुम? इतना बोलते ही रुक गई। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपने बारे में कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहती थी जो उसे खुद बुरा लगे। रिद्धिमा एकदम से उसे छोड़कर बोली, लिसन मिस्टर जिंदल, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। जो भी पैसे तुमने मुझे भेजा है ना, वो चुपचाप निकालो। सुना तुमने, मैं कोई बिकने वालों में से नहीं हूँ, ओके? तुम मेरी कीमत नहीं लगा सकते। मैं इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई।
आर्यांश ने उसे कमर से पकड़कर वापस अपने पास खींचा। रिद्धिमा का सर उसके सीने से टकरा गया। उसकी आंखें बंद थी, वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। आर्यांश ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाया और फिर उसे लेकर विला की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने दरवाजा खोला। आर्यांश उसे लेकर सीधे अंदर गया। तभी संजना वहां पर आकर बोली, सर। आर्यांश रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखकर बोला, चेंज करो इसके कपड़े। बोलकर वो उसे सीधे ऊपर उस रूम में लेकर गया जहां पर रिद्धिमा पहले भी थी। वो गेस्ट रूम था। आर्यांश ने रिद्धिमा को बेड पर लिटाया और वहां से चला गया। संजना तुरंत उसे कमरे में गई और उसने रिद्धिमा के कपड़े चेंज किया और जल्दी से उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। करीब आधे घंटे बाद रिद्धिमा की धीरे धीरे आंखें खुली। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे से उठकर बैठी और खुद से बोली, यहाँ पर आ गई। नहीं मिस्टर आर्यांश जिंदल, पहले तो तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बोलकर वो बेड से उठी और खुद को जबरदस्ती संभाल कर वो तुरंत बेडरूम से निकली। रिद्धिमा सीधे सेकंड फ्लोर पर गई जहां पर आर्यांश का बेडरूम था। वो जानती नहीं थी, वो तो बस आर्यांश को ढूंढते हुए ऐसे ही जा रही थी। सेकंड फ्लोर पर घूमते हुए रिद्धिमा की नज़र अचानक एक दरवाजे पर गई। न चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। गेट के पास पहुंचकर वो धीरे से बोली, मेरी गट फीलिंग कह रही है तुम यहाँ पर हो। बोलकर वो तुरंत गेट खोलकर अंदर गई और अचानक आर्यांश से टकरा गई जो कि इस वक्त शर्टलेस खड़ा था। आर्यांश रिद्धिमा को कमर से पकड़ते हुए बोला, ट्रेशर मरने जैसी हालात हो रखी है, लेकिन फिर भी आराम करने की जगह तुम मेरे बेडरूम में आ गई हो, वो भी मेरे पर्सनल बेडरूम में। रिद्धिमा उससे दूर होकर बोली, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, कहीं के शहंशाह हो तुम, जो मर्जी वो करोगे। मेरे मुंह पर 10 लाख फेंकोगे और मैं तुम्हारे बेड पर आ जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा तुम। बोलते हुए वो आगे बढ़ी और उसने सीधे आर्यांश के सीने पर पॉइंट किया। वो उसके सीने की तरफ देखकर बोली, यहाँ पर दिल होना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं है। बोलते हुए उसने वापस अपने एमरल्ड ग्रीन आंखों से आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखों की तरफ देखा। आर्यांश ने एकदम से रिद्धिमा की उंगली पकड़ी। तभी रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं। उसकी दूसरी उंगली पर अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था, ये बात भूली नहीं थी। आर्यांश बिना कुछ बोले रिद्धिमा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। रिद्धिमा अपने कदम पीछे ले नहीं रही थी, पर आर्यांश की आंखों को देखते हुए उसकी फीलिंग ये कह रही थी कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तभी आर्यांश ने एकदम से दरवाजा बंद किया और सीधे रिद्धिमा को दरवाजे से लगा दिया। रिद्धिमा का फ्रंट गेट से लगा हुआ था। आर्यांश ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसके कान में बोला, यू नो ट्रेशर, व्हाट आर यू वेयरिंग? उसके इतना कहते ही रिद्धिमा ने एक बार अपनी नज़र झुकाकर खुद को देखा। उसने एक वाइट कलर की सिंपल सी शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसकी नी तक थी। उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद की और मन में बोली, क्या कर रही हूं मैं? तभी आर्यांश ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके दोनों हाथों को दीवार से लगाकर बोला, लोग ना शेर के पास जाने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचते हैं ट्रेशर, बल्कि कोशिश करते हैं कि जाना ना पड़े। लेकिन तुम पता है क्या हो? तुम वो बेवकूफ़ हो जो खुद शेर के पास जाकर उसके सामने खुद को पेश कर रही हो कि टेक मी, जैसे चाहो वैसे मुझे। रिद्धिमा बीच में बोली, शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधे खींचते हुए अपने बेड पर फेंका। रिद्धिमा सीधे उसके बेड पर जा गिरी। उसका सर बहुत जोर से घूम रहा था। रिद्धिमा ने अपने सर पर हाथ रखा और वो सीधे होकर लेट गई। आर्यांश ने उसका रिएक्शन देखा और धीरे से बोला, स्टूपिड ट्रेशर। बोलकर उसने एक बार रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक की और फिर झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। रिद्धिमा धुंधली निगाहों से आर्यांश को देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर बंद हो गई। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स।